हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास अगेन। कल हम लोगों ने फूड लॉस के बारे में डिस्कस करा था, क्या क्या हमारे फूड लॉस चलते हैं इंडिया में। एंड मैंने आपसे ये सारी बात डिस्कस करी थी कि आपके सेकेंड शेड्यूल है जिसमें हमारे पास में प्रोटेक्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट की बात करी गई थी। तो आपके फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर की बात थी, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल 1947, edible oil packaging order 1998, solvent extracted oil or the de-oil meal and the edible flour order 1967, milk and milk products order 1992, and any other order issues under the essential commodities कल हम लोगों ने डिस्कस करा था। अब जो हमने प्रीवियसली कल बात करी थी, हमने मैंडेटरी लॉज की बात करी थी, वॉलंटरी लॉज की बात करी थी, और हमने कुछ इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में भी बात करी थी कि क्या क्या इंटरनेशनल बॉडीज हमारी काम करती हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, हमारे फूड लॉज इन फोर्स इन इंडिया जो है वो चल रहे हैं, वो मैंने कल डिस्कस करे थे। इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम और इंडियन लॉज के बारे में, ये जितने भी लॉज हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ दे आर बीइंग ऑपरेटेड, किस तरीके से ये काम करती है, और इनके भी ऊपर क्या क्या रेगुलेटरी बॉडीज हैं या जो रेगुलेशंस है कि किस वे में इन्होंने काम करना है, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द टुडेज क्लास, नाउ देयर आर द फूड लॉज इन आवर कंट्री, जिसमें आपका जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने पास करे हुए हैं कुछ लॉज जो आपके फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स 2006 एक्ट में पास हुए। 2006 मैंने कल भी आपको बताया था। आगे जब मैं हम थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 2002 में आया, 2005 में आया। तो लेटेस्ट जो अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारे जो भी फूड लॉस चल रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द 2006 आर्टिकल, राइट, विच हैज बीन पास्ड इन द ईयर 2006। तो इंडियन पार्लियामेंट ने फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में पास करा था, एंड इसके अकॉर्डिंग कुछ फूड के रिलेटेड लॉज बनाए गए थे विच आर एज फॉलोज। सबसे पहला है हमारे पास में अगेन द प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट विच वाज पास्ड इन द ईयर 1954, देन फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर इन द 1955, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973, vegetable oil products control order which was passed in the year 1947, then edible oils packaging, you know what are edible oils, जिनको हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए, वो ऑर्डर पास हुआ था 1988 में। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल मील, एंड जो भी आपके एडिबल फ्लावर होते हैं जिसमें बेसिकली हमारे पास में आता है गेहूं का आटा, मैदा हो गया, मिलेट्स का हो गया। आजकल हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है कि हम लोगों को थोड़ा वो वाले ग्रेन्स कंज्यूम करने चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली क्या है कि जो आपका, जिनको खाने से आपका जो ब्लड शुगर है उसमें एकदम से स्पाइक ना हो, वो आपके लिए हेल्दी भी रहे। और काफ़ी हद तक हमें पता है कि इंडिया इज बिकमिंग द लेटेस्ट डायबिटिक कैपिटल, राइट, डायबिटिक कंट्री। सबसे हाईएस्ट पे हमारे यहाँ डायबिटीज के केस आ रहे हैं। ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70% जो हमारी जनता है वो डायबिटिक है। तो उनके लिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप गेहूं का आटा ना खा करके थोड़ा कुछ आप मिलेट्स के तरफ जाएं। मिलेट्स में आपका रागी आ गया, जवार आ गया, बाजरा आ गया, तो नाचनी आ गया, ये सारे काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रमोट हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द एडिबल फ्लावर, ठीक है, जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसका जो रेगुलेशन पास हुआ था, इसका जो ऑर्डर पास हुआ था, दैट वाज पास्ड इन द ईयर 1967। उसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, आपको याद होगा कल भी मैंने डिस्कस करा था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। पहले के टाइम पर क्या होता था कि लोग घरों में अपने कैटल्स रखते थे, तो उनको हमेशा फ्रेश मिल्क की अवेलेबिलिटी रहती थी थ्रू आउट द ईयर। बट धीरे धीरे जैसे ही प्रोसेस फूड का काफ़ी ज़्यादा एक रेवोल्यूशन आया, तो उसी प्रोसेस फूड के अंदर आपको पता है कि मार्केट में डेयरी का जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, आपका जैसे नेस्ले का मिल्क हो गया, ठीक है, जो आपका ड्राई फॉर्म में होता है, मिल्क पाउडर होता है। वो होता क्या है बेसिकली, वो आपके मिल्क को ड्राई करके उसको प्रोसेस करके पैकेट फॉर्म में अवेलेबल कराया जाता है। तो ये हो गया, या फिर वेरियस डिफरेंट डेयरी के प्रोडक्ट्स हो गए, जिसमें आपका प्रोसेस फूड में आपका चीज सबसे टॉप पर आता है, ठीक है। तो इन सब के लिए भी आपके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए 1992 में
ये एक्ट पास हुआ था एंड इट वाज अंडर द कमेंसमेंट ऑफ FSSS 2006। मैंने आपको बताया ना कि 2006 का जो है दैट इज द लेटेस्ट व्हिच इज बीइंग फॉलोड, जिसको हम फॉलो करते हैं, राइट। तो ये सारे आपके एक्ट से फूड लॉज जो हमारी कंट्री में चल रहे थे, इससे जो प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस करा था उसमें हमने बात करी थी फूड लॉज इन फोर्स इन इंडिया, जिसको ये कहा गया था कि ये सब लागू होने चाहिए विच आर बीइंग इन्फोर्स्ड इन इंडिया, ठीक है। अब इन्हीं लॉज को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली किस तरह से ऑपरेट होते हैं, इनके ऊपर भी क्या रेगुलेशन है, ठीक है। और इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग जहां पर जो भी आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर जिस डिपार्टमेंट का टेक केयर करेंगे उनके पास में ये अथॉरिटी होगी कि अगर कोई भी इंडस्ट्री, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर इन लॉज को इनके अकॉर्डिंग अगर प्रोसेसिंग नहीं चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल रही है, तो उनके पास भी अथॉरिटी है कि वो कभी भी जाकर के इंस्पेक्शन कर सकते हैं एंड अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैच नहीं करता है तो वो लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इस स्लाइड को देखें तो ये जो स्लाइड है मैंने कल भी बताया था, जो हमारे पास में बॉडी है उसका नाम है FSSAI। FSSAI का क्या मतलब हुआ? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड, F for food, S for safety and S for standards, A for authority, I for India। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब FSSAI के अंदर ये किसके अंडरटेकिंग आता है? दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है, मैंने दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, हिंदी में भी है हमारे पास, इंग्लिश में भी है। तो आप जितना भी ये येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, जितना भी आप ये येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, ये इसके अंदर आते हैं आपके सीरियल्स एंड पल्सेस। तो सीरियल एंड पल्सेस के लिए क्या बोला जाता है कि आपका जो भी सीरियल एंड पल्सेस आता है कि दैट शुड बी कंज्यूम्ड इन एन एडिक्वेट अमाउंट। एडिक्वेट अमाउंट से यहाँ पर क्या मतलब है? एडिक्वेट अमाउंट से मतलब है कि संपूर्ण मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, आप हिंदी में अगर देखें तो पर्याप्त मात्रा में इसका सेवन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सीरियल और जो पल्सेस है वो आपके एक इम्पॉर्टेंट डाइट को फॉर्म करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो आपके सीरियल्स और पल्सेस, सीरियल्स में आपके बेसिकली सीरियल क्रॉप्स आ गए, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मैंने मिलेट्स की बात करी। पल्सेस में आ गई आपकी दालें, ठीक है। उसके बाद में जो आपका ब्लू से यहाँ पर दिखाया गया है, that is the food and the drink which is high in fat or sugar, consume sparingly। sparingly का मतलब है कि आपको बहुत ही संयम के साथ में इसका सेवन करना है, अधिक मात्रा में नहीं करना है, उतना ही करना है जितनी शरीर को इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता, अच्छा, फूड एंड ड्रिंक विच इज हाई इन फैट और शुगर, तो कौन कौन सी होंगी जिनमें शुगर बहुत होता है? जैसे कि यूजुअली हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, और भी बहुत सारे बेवरेजेस होते हैं जिनमें शुगर बहुत होता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, जो डाइट कोक की हम बात करते हैं कि भाई ये तो डाइट कोक है, इसमें शुगर सबसे कम होगा, और ये अगर हम कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पर भी करते हैं तो उससे हमें कोई हार्म ऐसा होने वाला नहीं है। मगर ये एक बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली में जितनी भी डाइट कोक और ये सब जितनी भी आपको दिखती है, इनमें शुगर का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। बल्कि आजकल तो ये भी बोला जा रहा है कि जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट को आप कंज्यूम करिए, आप फल खाइए, आप फल के जूस को मत पीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा फल का जूस आप लेंगे उसमें उतना ही ज्यादा फ्रक्टोज शुगर होगा जो फलों में पाया जाता है। तो बेसिकली आप क्या करें, अगर आप एक ग्लास गन्ने का जूस पीते हैं तो उसमें विटामिन और जो बाकी फाइबर है उनकी मात्रा उतनी नहीं है जितनी ज्यादा की फ्रक्टोज शुगर की है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, अगर आप उसको अच्छे से पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, तब आप उसे लीजिए। बट अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, नील है, तो आपको अपनी डाइट को बहुत ही सोच समझ के कंज्यूम करना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। आपको न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी डाइट में नट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, इसका एक रेशो होता है जिसकी वजह से हम अल्टीमेटली उसको बाद में क्या बोलते हैं कि दिस इज द बैलेंस डाइट। तो अगर मैं बैलेंस डाइट की बात कर रही हूँ तो बैलेंस डाइट में हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए, ना तो वो ज्यादा होना चाहिए ना वो कम होना चाहिए। इट शुड बी इन द राइट रेशो और यू कैन से द राइट अमाउंट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो दीज मस्ट बी कंज्यूम इन प्लेंटी, जितना चाहे उतना ले सकते हैं, बट डिपेंड ये भी करता है कि आपकी एज क्या है। जो बच्चे ग्रोइंग एज में है उनके लिए इनका कंजम्पशन एक अच्छे लेवल पर करना समझ में आता है।
बट विद द एज अगर आपको डाइजेशन में इश्यूज है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप फिर उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी एक बैलेंस डाइट का चार्ट आता है अकॉर्डिंग टू द एज। अकॉर्डिंग टू द एज व्हाट शुड बी योर आइडल वेट एंड व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मीट एंड पोल्ट्री कंज्यूम मॉडरेटली, मतलब कि संयमित रूप में। आप ज्यादा प्रोटीन भी इंटेक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी जितना डेली बेसिस पे प्रोटीन इंटेक सही रहता है, दैट इज ऑलमोस्ट 5 ग्राम। 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन अगर आप रोज अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो वो आइडल है। आप उसे किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, यू कैन टेक इट इन द फॉर्म ऑफ एग्स, मीट, किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। या फिर आजकल लोग बहुत ज़्यादा वीगन की बात करते हैं, तो प्लांट बेस्ड जो प्लांट मीट जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, वो भी अगर आप कंज्यूम करते हैं, जैसे आप मशरूम कंज्यूम कर रहे हैं, या आप सोयाबीन का मिल्क ले रहे हैं, या आप सोया प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो भी उसी लेवल पर काम करता है। और मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम पल्सेस जिसमें प्रोटीन का कंटेंट, होल पल्सेस, ठीक है, साबुत दालें जिनमें ज़्यादा आपका प्रोटीन का कंटेंट होता है, अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो भी आपका बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है। तो 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन की जो मैंने बात करी, ये आइडल है जो आप अपनी डेली डाइट में ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है। तो इसी वजह से ये बोला गया है कि इसको हमने एक वी हैव टू कंज्यूम इट मॉडरेटली, या अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एक संयमित रूप से आप इसका सेवन करें। उसके बाद में आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियां कंज्यूम लिबरली, जितना चाहे अधिक मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि पूरा फाइबर से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे विटामिन और एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा से। एक हेल्दी बॉडी तभी साउंड करती है, तभी बोली जाती है, जब ये सारा जो एक फूड चार्ट हमने यहाँ पर बताया, जो FSSAI ने खुद से बताया है, जब इनको एक एडिक्वेट अमाउंट में, एक सही मात्रा में, एक प्रचुर मात्रा में लिया जाता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कंपलसरी लेजिस्लेशन। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था कि कुछ मैंडेटरी लॉज है और कुछ वॉलंटरी है। वॉलंटरी में मैंने आपको बताया था कि आप इन्हें मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, बट हाँ, ऐसा भी नहीं है, उनके ऊपर भी एक बॉडी है जो ये बोलती है कि हाँ भाई अगर ये वॉलंटरी है तो उसमें भी इतना तो होना ही चाहिए। बट मैंडेट या कंपलसरी की जब हम बात करते हैं तो ये है कि इसके आगे हम किसी तरह से ये नहीं बोल सकते कि करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, नहीं, इट हैज टू बी मैंडेट, कंपलसरी, ये तो होना ही चाहिए। तो अगर मैं आपसे कंपलसरी लेजिस्लेशन की बात करूं, जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, तो आपके जो भी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी हमने बात करी थी, मैंने अभी जस्ट आपको फुल फॉर्म बताई थी, FSSAI की, इन्होंने क्या बोला है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। मतलब कहने का क्या है कि जो आपकी मेन रेगुलेटरी बॉडी है, जो मेन रेगुलेटरी बॉडी है वो आपकी FSSAI है। इसने अपने अंडरटेकिंग में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड का एक एक्ट निकाला था, और ये एक्ट आपका 2006 में आया था, इसलिए हम इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्स और ऑर्डर्स अभी तक हमारे पास में आए हैं, और इनका बेसिकली काम क्या है कि जो भी फूड से रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, ठीक है, फूड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, उनको डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिफरेंट डिपार्टमेंट में कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपका जो FSSAI है, इट हैज बीन क्रिएटेड, बेसिकली इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया FSSAI? FSSAI को पूरी तरीके से बनाने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है, जिससे कि आप साइंटिफिक बेसिस पे स्टैंडर्डाइज कर सके फॉर द आर्टिकल्स ऑफ फूड and to regulate their manufacturing, storage, distribution, sale and import to ensure the availability of the safe and the wholesome food for the human consumption। आपको याद होगा कल हमने आर्टिकल 21 की बात करी थी। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू फूड, सबको एक सही मात्रा में और एक स्वच्छ खाना मिलने का अधिकार है। तो यहाँ पर जो FSSAI के अंडर जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का आया था, उसका मेन मैंडेट क्या था, क्यों बनाया गया था? उसको बनाने का एक मकसद जो था वो यही था कि कहीं पर कोई भी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहां पर भी आपका फूड की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो वहां पर किन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सही से हो, स्टोरेज सही से हो। अगर आपकी कोई एक फैक्ट्री है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को मेंटेन किया जा रहा है, बट जब बात आती है कि फिनिश प्रोडक्ट निकल करके आप थोड़ी समय के लिए तो आप उसको स्टोर हाउस में रखोगे ना, जब तक आपको डिलीवरी नहीं मिल जाती या आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो जाती,
तो स्टोरेज भी इक्वली मैटर करता है कि आप स्टोर हाउस कैसा है आपका, क्या वो भी क्लीन और हाइजीनिकली मेंटेन है या नहीं। तो ये सारे स्टेप्स है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर स्टोरेज यूनिट तक लेकर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन आप कहाँ कहाँ लेकर चले जा रहे हो, आपकी सेल क्या चल रही है। और ये इंडिया के लेवल पर तो यहीं तक हो गया, अगर आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या है, और अगर आप बाहर से कहीं से कुछ मंगा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो तो क्या है। तो ये सारे सेफ्टी रेगुलेशंस पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी फूड बन रहा है उसका मेन पर्पस क्या है कि वो हेल्थ पर्पस से सेफ होना चाहिए, बिकॉज इट शुड बी सेफ इन टर्म्स ऑफ द यू कैन से फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। हम अगर इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे लिए 100% सेफ होना चाहिए कि इस खाने को खा करके मुझे किसी तरह की कोई बीमारी या किसी तरह की कोई हार्म नहीं होगा मेरी बॉडी। तो ये जो एश्योरिटी है ये कौन देता है, FSSAI का जो आपका फूड सेफ्टी एक्ट है 2006 का जो आर्टिकल रिलीज हुआ था, उसमें इन्हीं बातों पर ध्यान दिया गया था कि ये सारे प्रोटोकॉल है, ये सारे स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स बहुत प्रॉपर्ली फॉलो होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो लास्ट स्टेप है वो क्या आ रहा है, कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिल्क या डेयरी इंडस्ट्री की बात करती हूँ, ठीक है, आजकल मैक्सिमम लोग पैकेट वाला दूध लेते हैं। अब जो पैकेट वाला दूध होता है बच्चे, उसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, उसका बैच नंबर सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है। तो आप अगर उसको ले रहे हो, वो मार्केट में आप जाके परचेज करो, तो आपको क्या लगता है कि वो अभी बना है? नहीं, वो 1-2 दिन पहले का भी हो सकता है या 1 दिन पहले का भी हो सकता है। तो जहां पर वो पैकेट हुआ, तो जिसने सबसे पहले जो दूध वाला है या जो मिल्कमैन है, जहां पर जो जा करके इन प्लांट्स में अपने मिल्क की सप्लाई दे रहे, वहां पर वो पहला फर्स्ट स्टेप जो होगा रॉ मिल्क की चेकिंग से स्टार्ट होगा कि वो दूध सही भी है, उसमें कोई बैक्टीरिया या कोई किसी तरह का कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। अगर उसमें कंटामिनेशन नहीं है तो वो आगे के लिए प्रोसेस होता है, उनका भी एक प्रोटोकॉल चलता है, उनके भी स्टेप्स चलते हैं। उसके बाद में उसकी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग होने के बाद में उसको स्टोर किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, उसके बाद में आपका मिल्क का टेस्ट भी किया जाता है कि उसमें फैट का कंटेंट कितना है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे पैकेट आते हैं, फुल मिल्क, टोन मिल्क। टोन मिल्क क्या है, जिसमें फैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 2 to 5% आपका फैट होता है। तो जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जिनको डॉक्टर्स ये बोल देते हैं कि भाई फैट अपनी डाइट में कम से कम कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए टोन मिल्क। अब टोन मिल्क का भी एक और वेरिएशन हो गया, डबल टोन मिल्क, मतलब जिसमें फैट बिल्कुल ही 0 है। मगर क्योंकि मिल्क की अगर मैं बात करूं, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड का क्या मतलब हुआ कि उसमें प्रोटीन भी है, उसमें विटामिन भी है, उसमें फैट भी है, उसमें शुगर भी है, उसमें विटामिन भी है, उसमें सब है। तो अगर आप मिल्क कंज्यूम करते हो तो दैट मीन्स आपको कुछ कुछ परसेंटेज में एक्चुअली सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ये स्टोर हाउस में जाएगा, स्टोरेज से उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैन्स आएंगी, कोई भी आपके व्हीकल्स आएंगे जो इनको लेकर के जाएंगे, एक सही टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे, और फिर उसके बाद में जहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, या अगर मैं बात करूं आपके बिग मॉल्स आर देयर, दे हैव अ सेपरेट यूनिट। तो वहां पर अगर ये मिल्क या मिल्क के और भी जो वेराइटीज, कर्ड हो गया आपका, चीज हो गया आपका, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो वहां पर अवेलेबल होते हैं, तो ये अब क्या हो गया, ये अब बात आ गई कि वहां से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक, डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर हो रहा है। उसके बाद में सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि एक दिन में कितनी सेल है। अब सेल जब हुई, अगर मैं मार्केट में जाकर के आज मिल्क का पैकेट लाती हूँ, तो आइडियली मुझे उसे कल तक या हद से 1 दिन के बाद, और अगर मैं उसकी स्टोरेज प्रॉपर रखती हूँ, मैं उसको फ्रिज में अच्छे से स्टोर करके रखती हूँ एट लो टेम्परेचर, जिसमें कि वो खराब ना, तो मुझे उसे कंज्यूम करना। उसके अलावा मार्केट में आपने देखा होगा कि आपका अमूल हो गया, उसका कार्टन आता है, डबल उसका कार्टन मिल्क आता है। कार्टन मिल्क बेसिकली क्या होता है, पेस्चराइज मिल्क होता है। पेस्चराइज मिल्क ऐसा है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी, कि अभी जैसे मैंने बोला कि मैं पैकेट का मिल्क लेकर आ रही हूँ तो मैं 1 या 2 दिन के लिए उसको स्टोर कर सकती हूँ, बट अगर मैंने टेट्रा पैक वाला मिल्क ले लिया जो कि पेस्चराइज्ड है, तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी बढ़ गई, 4 से 5 दिन या हफ्ते भर, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके बाद में फाइनली अब सेल हो गया, सेल के बाद में मैं उसको ले आई, ठीक है, या कोई भी लेकर आता, फिर कंजम्पशन। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल है, ये सारे जो स्टेप्स है, ये किसने रेगुलेट करने, इनके ऊपर जो मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में आता है आपका FSSAI। FSSAI के अंडर फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी जो एक्ट है आपका 2006 का, वो काम करता है, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल कोट करा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का। उसी तरीके से हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि आपके पास मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग का है, एडल्ट्रेशन का है, फूड प्रोडक्ट्स का है,
फ्रूट्स का है, सबके अलग अलग ग्रेडिंग है। आप मार्केट में जाते हो, आप फ्रूट्स लेते हो, आपने देखा होगा कि फ्रूट के रेट में भी फर्क होता है। कैसा? वो कहेगा ये 100 रुपीज पर केजी है, ये 160 रुपीज पर केजी, ये 250 रुपीज पर केजी है। तो कई बार आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि भाई इतना वेरिएशन क्यों, इतना डिफरेंस क्यों? तब वो आपको बताता है कि अरे ये तो इतना अच्छा नहीं है, ये ज्यादा फ्रेश है, इसमें जूस ज्यादा है, ये ज्यादा मीठा है, ये बात बोल करके वो बेचते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ आपके एप्पल्स के ऊपर स्टिकर भी लगे हुए होते हैं। तो ये स्टिकर्स जो वहां पर लगे हुए बेसिकली क्या बता रहा है? ग्रेडिंग बता रहा है। एक ही पेड़ से अगर 100 फल निकले तो उनकी भी ग्रेडिंग हो रही है, उनकी भी ग्रेडिंग हो रही है। ग्रेडिंग के हिसाब से उनके रेट फिक्स किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, कि डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट के टाइम पे और सेल पे हम उसको कितने रुपीस पर केजी के अकॉर्डिंग हम उसको सेल करने वाले। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक, आप नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। मैंने कहा था कि सबसे पहले हम एक्ट की बात करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहला जो एक्ट आता है दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जो आपका 1954 में पास हुआ था। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था कि हम बात करेंगे मोड ऑफ ऑपरेशन की, कि किस तरह से ऑपरेट करता है ये लोग। तो मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसके अंडर ये काम करता है। कौन सा एक्ट? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, पीएफए एक्ट 1954। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज एंड द सेंट्रल कमिटी फॉर द फूड स्टैंडर्ड्स। तो ये तीन आपकी ऑपरेशनल बॉडीज हैं। दीज थ्री बॉडीज आर द मोड ऑफ ऑपरेशन जिनके अंडर आपका फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 का वर्क करता है। उसके बाद में इसके कुछ आपके स्पेशल फीचर्स हैं। स्पेशल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो कम से कम अगर मैं फूड एडल्ट्रेशन की बात करती हूँ तो इसमें मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो आपके आने चाहिए। मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए कि ये तो भाई इतना तो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एंश्योर द सेफ्टी अगेंस्ट द हार्मफुल इम्प्योरिटीज, कि आपके खाने में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इम्प्योरिटीज है और वो इतनी हार्मफुल है कि एक बार आपने कंज्यूम करा और आपकी हेल्थ पे बात आ गई। इम्प्योरिटीज को चेक करते हैं। एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन क्या हो गया? जानबूझ के मिलावट। इम्प्योरिटीज तो ये हो गया कि अगर मैंने कोई फूड लिया, अगर मैंने उसकी प्रॉपर्ली स्टोरेज नहीं करी, तो स्टोरेज ना प्रॉपर्ली करने की वजह से उसमें कई बार एक चांसेस होते हैं कि उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटीज आ गई, कोई कंटामिनेशन आ गई। ठीक है, वो कंटामिनेशन किसी की भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जिस पेड़ से मैं फल लेकर आ रही हूँ वो पेड़ ही बीमार है, उसी में इन्फेक्शन हो रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसमें इन्फेक्शन है तो जो उसके प्रोडक्ट्स आएंगे उनमें भी इन्फेक्शन होगा। तो इम्प्योरिटीज कहीं से भी आ सकती है। हैंडलिंग, अगर आपकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं है, आप हाथ धो करके उसको प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हो, कैसे भी हाथों से कुछ भी कर, तो एक तरह से डायरेक्ट, इनडायरेक्टली और यू कैन से डायरेक्टली आपने कहीं ना कहीं से इम्प्योरिटीज उसके अंदर ले आए अपने फूड प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये उन इम्प्योरिटीज ग्रेड को चेक करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कभी आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा हो तो उसमें कई बार आपके हाई लेवल के इंडस्ट्रीज में प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में बताया जाता है और दिखाया जाता है। तो वहाँ पर जितने भी वर्कर्स होते हैं दे मेक श्योर कि उन्होंने हेड गियर्स पहने हुए, हेड कैप पहना हुआ है। ठीक है, उनकी आईज कवर्ड है विद द हेल्प ऑफ ग्लासेस। उसके बाद में उनका फेस कवर होता है विद द हेल्प ऑफ मास्क, उनकी प्रॉपर गाउनिंग होती है और उनके हैंड में ग्लव्स होते हैं। तो ये सब क्यों करा जाता है, ये सब प्रिकॉशंस क्यों लिए जा रहे हैं? ये सब प्रिकॉशंस लेने का जो मेन रीजन है वो यही है कि वाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो अगर कोई भी 1 या 2% चांस रहता है इम्प्योरिटीज आने का, तो हम उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना हम कर सकें। राइट, तो ये इम्प्योरिटीज की बात करते हैं। एडल्ट्रेट्स, एडल्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि आप जानबूझ के कुछ मिलावट कर रहे हो। अब आपका रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, अगर आप ईट को घिस करके उसमें ऐड कर दोगे तो अब आप सोचिए आप क्या मार्केट में बेच रहे हो, जो कंज्यूम कर रहा है उसकी हेल्थ के लिए वो कितना हार्मफुल। तो इस तरह के एडल्ट्रेशंस आर वेरी कॉमन। आपने दाल देखी होगी, मार्केट से हम दाल लाते हैं, उसमें कई बार बहुत सारे कंकड़ होते हैं और वो कंकड़ भी ऐसे होते हैं जो दाल के दाना जो होता है उससे काफी हद तक मैच करते हैं। सीड जैसी दाल दिख रही है वैसे ही पत्थर दिख रहा है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उसको सेपरेट आउट इजीली कर पाए। उसमें भी हम उसको प्रॉपर्ली सेपरेट आउट नहीं कर पाते, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम अच्छे जनरल स्टोर से, डिपार्टमेंटल स्टोर से पैकेट अगर हम सामान लाते हैं तो कम से कम हमें इतनी श्योरिटी तो देते हैं कि उन्होंने साफ सुथरा है, उसमें एडल्ट्रेशन कम से कम है। ठीक है, तो एडल्ट्रेंट्स वो हो गए। तो ये सारे के सारे स्पेशल फीचर्स क्या कहते हैं कि मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद में आपका जो हार्मफुल इम्प्योरिटीज, एडल्ट्रेशन जो मैंडेटरी लॉज है कि भैया
ये तो हमको चाहिए ही नहीं। अगर हमारे प्रोडक्ट में ये जरा सा भी आ गया ना, तो इसका मतलब हम तो आपका लाइसेंस कैंसिल करेंगे, या आपका ये पूरा का पूरा जो बैच, पूरा का पूरा लॉट है, ये वापस जाएगा। ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ दैट। नेक्स्ट आता है नॉन फॉलोइंग ऑफ पीएफए एक्ट। कुछ ऐसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है जो उनको पता है कि हाँ एक फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है जिसको हमें फॉलो करना है, बट वो तो कर ही नहीं रहे, वो अपने ही नॉर्म्स लेकर के चल रहे, वो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे। तो नॉन फॉलोइंग ऑफ द पीएफए एक्ट लीड्स टू द फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं जहां पर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं वो बिना बताए जा करके रेड करते, छापा मारते। उसका पर्पज यही होता है क्योंकि अगर आप बता करके जाओगे तो अगर वो कुछ गड़बड़ कर भी रहे होंगे तो वो उसको सही कर लेंगे तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप बिना बताए जा रहे हो तो आपको एक्चुअल में रियलिटी पता चलेगी कि ये वाकई में ये उन स्टैंडर्ड्स पे काम कर भी रहे हैं नहीं। इन्होंने प्रोटोकॉल तो सब लगा रखा है, इनकी स्टैंडीज खड़ी हुई है, इनके बैनर्स लगे हुए हैं, इनके पोस्टर्स लगे हुए हैं कि ये प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो करते हैं, बट आर दे एक्चुअली फॉलोइंग इट? तो जो भी फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर फाइन लगेगा, और अगर ज्यादा हुआ, सिवियरिटी केस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से वो लोग क्या चीज फॉलो करें। अगर माइनर कुछ चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फाइन, अगर उससे भी ज्यादा है तो इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे स्पेशल फीचर्स है फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के। तो ये एक्ट जो था ये किसने बनाया था? पार्लियामेंट ने इन द ईयर 1954 टू मेक द प्रोविजन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। की खाने में जो मिलावट करी जाती है, लोगों को कुछ भी उठा के पकड़ा दिया जाता है, पैसा उनसे उतना ही लिया जाता है, इन सब चीजों के ऊपर एक रोकथाम लगाने के लिए आपका पार्लियामेंट ने 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को पास करा था। पीएफए क्या कवर करता है? ये कवर करता है फूड के स्टैंडर्ड्स को, कि आप जो पैकेट में बता रहे हो, आपने जो जानकारी दी। आपको पता है कुछ समय पहले ऐसा भी हुआ है कि आपके जो पैकेज फूड आए हैं उनके जो लेबल्स हैं, उनके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं वो एक्चुअली में वो है ही नहीं जो उसमें डल रहे। जो डल रहे वो तो वो नहीं बता रहे, बट वो चीज बता रहे हैं जो वो डाल ही नहीं रहे हैं, जस्ट टू मेंटेन एंड जस्ट टू शो ऑफ देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो वहां पर भी जाकर के ये लोग चेक करते हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं क्या वो इसमें मेंशन है। अगर आप एक बिस्किट का पैकेट भी लेते हैं, कल भी मैंने बताया था, तो उसमें लिखा होता है कि इतना प्रोटीन, इतना फैट, इतना विटामिन, इतना इसमें मिनरल है, इतना इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इतनी इसमें शुगर है, इतना इसमें सॉल्ट है, इसमें एडेड कलर्स है, एडेड फ्लेवर्स है, वो ये सब आपको मेंशन करना पड़ता है। तो कल को अगर उसको लेकर के सपोज आप किसी चीज से एलर्जिक हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो पीनट बटर से एलर्जिक होते हैं, अब आपको पता है आप पीनट बटर से एलर्जिक हो, तो अगर पीनट से आप एलर्जिक हो, नॉट पीनट बटर ओनली, पीनट से आपको एलर्जी है, तो आप अगर कुछ भी लेने जा रहे हो अगर उसमें पीनट ऑयल डला है तो यू मस्ट अवॉइड इट। इसीलिए बोलते हैं कि जब कभी भी आप अपना कुछ भी प्रोडक्ट मार्केट से लेते हो, परचेज करते हो, उसका लेबल पढ़ो, पढ़ो उसके पीछे क्या क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। और अगर आपको कहीं भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में कुछ भी वेरिएशन दिखता है, देयर इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर कोर्ट है, आप वहां पर जाकर के बोल सकते हो, बता सकते हो कि ये जो प्रोसेसिंग यूनिट चल रही है दे आर नॉट फॉलोइंग देयर स्टैंडर्ड्स, जो आपने लॉज बताए ये उसको फॉलो ही नहीं करे, ये कुछ और ही फॉलो करके उसको बना रहे, ठीक है। तो ये इसका मेन मैंडेट था, ये इसीलिए मैंडेटरी उसमें आते हैं कि ये तो किसी भी हाल में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये तो होना ही चाहिए, ये सब बातों का ध्यान रखना है। तो ये कवर करता है फूड स्टैंडर्ड्स को। जनरल प्रोसीजर्स फॉर द सैम्पलिंग, मैंने बताया ना कि अगर कोई आपका मिल्क का प्लांट है, फॉर एग्जांपल मैं अमूल के प्लांट की बात करती हूँ, बहुत बड़ा प्लांट, तो वहां पर भी जो आसपास के लोकल्स होते हैं, जो लोग जाकर के अपना मिल्क सेल करते हैं, तो उनका जो मिल्क का सैंपल जाता है उसकी भी प्रॉपरली सैंपल की चेकिंग होती है। अगर वो सैंपल चेकिंग में फेल होता है तो वो लॉट वापस कर दिया जाता है, या उस मिल्क वेंडर को मना कर दिया जाता है कि भाई तुम्हारे दूध में कुछ प्रॉब्लम है, पानी ज्यादा मिला दिया या मिक्सिंग कर दी, बोल रहे हो कि गाय का दूध है, पता चला उसमें गाय के साथ में थोड़ा बफलो का भी आपने मिल्क को मिक्स करके उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें सबको पता है कि जो बफलो मिल्क होता है उसमें फैट कंटेंट हाई होता है इन कंपैरिजन टू द काऊ मिल्क। तो आप कहने का क्या मतलब है, आप जो बोल रहे हो वो आप सेल करो। अगर मैं बोल रही हूँ कि दिस चीज स्लाइस इज मेड अप ऑफ काऊ मिल्क, तो वो वहां पर दिखना चाहिए कि हाँ वो वाकई में काऊ के मिल्क से ही बना है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है कि उसमें कुछ बफलो मिल्क डाल दिया, कुछ गोट का मिल्क डाल दिया और बना दिया, ठीक है। तो इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर ये प्रॉपर्ली वर्क करने की वो है। सैम्पलिंग हो गया,
अब जो भी आपका फूड है, सैम्पलिंग के बाद में उसकी एनालिसिस प्रॉपर्ली होगी, हम उसको चेक करेंगे कि भाई उसमें जो जो कंटेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो सारे के सारे उसमें हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि प्रोटीन 2 to 5% है, तो 2 to 5% का जो मैंने एक रेंज दिया है वो उसमें लाई करना चाहिए। इट शुड नॉट गो बिलो 2%, इट शुड नॉट बी हायर देन 5, डिपेंडिंग की क्वांटिटी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पावर्स ऑफ द ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स, कि जो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स है उनके पास ये पावर है, अगर उनको कहीं पर भी ये लगता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये प्रॉपर्ली लॉस को फॉलो नहीं कर रही है, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों की कमी मुझे महसूस नजर आ रही है, दे हैव ऑल द राइट टू कैंसिल द लाइसेंस एट द स्पॉट विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट कि मुझे करना चाहिए या नहीं। अगर आप देख रहे हो आपके पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है एंड यू हैव ऑल द प्रूफ, तो आपके पास ये पावर है। दिस पावर इज गिवन टू द अथॉरिटी ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स। एंड द नेचर ऑफ पेनल्टी, किस तरह की पेनल्टी लगेगी, उसको फाइन होगा या उसको इम्प्रिजनमेंट होगा, या उसको फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों होगा, कि जेल भी जाएगा और फाइन भी भरेगा, और कितना फाइन भरेगा डिपेंड करता है कि केस कैसा है। ठीक है, एंड दी अदर पैरामीटर्स विच आर रिलेटेड टू द फूड, कि भैया जो जो पैरामीटर्स हमने बताए हैं, जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही है, क्या ये उसमें पैरामीटर्स आप उनको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो। अगर मैं पेस्चराइज्ड मिल्क की बात करूं तो क्या पेस्चराइजेशन का प्रोसेस फॉलो हुआ है, हम बात करते हैं पेस्चराइज्ड मिल्क की। आपने देखा होगा मार्केट में एक पूरा ऐसा कंटेनर आता है टेट्रा पैक का, अमूल का भी आता है और भी बहुत सारी ब्रांड्स है जिनका आता है। ठीक है, तो वो जो टेट्रा पैक वाला है ब्रांड, उसमें बोल रखा है कि पेस्चराइज मिल्क है, तो क्या बाकी में पेस्चराइज है, इसकी शेल्फ लाइफ उतनी है, इसमें कोई बैक्टीरिया का कोई किसी तरह का कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने का जो पूरा कह दो कार्यभार है, वो सारा का सारा आपका फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर आता है। जो भी ऑफिसर्स, जो भी लोग इधर असाइंड होते हैं इस डिपार्टमेंट में, दे यूज टू टेक केयर ऑफ इट, राइट। सो आई होप ये काफ़ी क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं इसमें रेगुलेशन। मैंने पहले भी बताया था कि हम मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़ेंगे, कौन कौन मिनिस्ट्रीज है जिनके अंडरटेकिंग ये आता है, किस तरह से रेगुलेट करते हैं, ये सब मैंडेटरी या कंपलसरी लेजिस्लेशन या लॉज के अंडरटेकिंग में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशन। अब ये मेक श्योर करने के लिए कि जो भी आपका फूड है उसमें किसी तरह की कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन प्रिवेंशन ऑफ द एडल्ट्रेशन ऑफ द फूड। जो भी आपका एडल्ट्रेटेड फूड है या मिस ब्रांडेड है, कि वो बताया कुछ और है, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉपी होती है, ब्रांड्स की कॉपी होती है। ठीक है, ब्रांड्स की कॉपी करते हैं, आपको कहेगा मदर डेयरी का है, मदर डेयरी इज अ ब्रांड, अमूल इज अ ब्रांड, और अगर लोकल बॉडीज होंगी वो उन्हीं का लोगो किसी भी तरह कॉपी करके और अपने प्रोडक्ट को उसका लेबलिंग दे करके वैसी पैकेजिंग दिखा करके भी बेचने का काम करते हैं। तो विच इज अगेन अ केस ऑफ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। आप किसी ब्रांड का नाम, ब्रांड वैल्यू आप खराब नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज का भी ये चेक करते हैं कि एडल्ट्रेटेड ना हो, उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो, किसी तरह का उसमें आपका मिस ब्रांडिंग ना हो, विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस। अगर वो लाइसेंस के जो भी कंडीशंस बताई गई है, अगर उसमें कोई भी एक भी पैरामीटर अगर शॉर्ट होता है, तो उनके पास में पूरी पूरी अथॉरिटीज है ऑफिसर्स के पास में कि वो लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री का। ठीक है, जो भी फूड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है। अगर मैं मीट प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ तो वहाँ पर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, हाइजीन, सैनिटेशन, किस तरह से वो पैकेजिंग कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर वो बुचर हाउस में बुचरिंग हो रही है, कितनी कंडीशंस, क्योंकि ये मिल्क हो गया या आपका मीट हो गया, बेटा ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर अगर मैं बात करूँ प्रोटीन की, तो प्रोटीन आपका मीट प्रोडक्ट्स में बहुत हाई है, तो वहाँ पर जो प्रोटीन को कंज्यूम करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, उनका ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी ये लाइसेंस ऑफिसर्स हैं, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के, इनके पास पूरी अथॉरिटीज होती है कि कहीं ना कहीं से अगर कोई भी पैरामीटर फॉलो नहीं हो रहा है किसी भी वजह से, तो ये इनके पास में होल सोल अथॉरिटी है कि वो उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं।
या फिर उसे किसी तरह का कोई फाइन जो भी इशू होगा जो उसको भरना पड़ेगा, या टेम्पररीली कुछ समय के लिए उसका प्लांट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। ये सब अथॉरिटीज होती है इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द सर्टेन पैरामीटर्स, ठीक है। नो सच फूड शैल बी इम्पोर्टेड इफ स्टैंडर्ड्स फॉर द कमोडिटीज हैव बीन स्पेसिफाइड इन द रूल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी कमोडिटी मार्केट में आ रही है उसके एक सर्टेन रूल्स है जो स्पेसिफाई करे गए, अगर वो उन रूल्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो अगेन उस प्रोडक्ट की मार्केट में सेल को वो बैन कर सकते हैं, वो जाने ही नहीं देंगे लोग, वहीं का वहीं बैन हो जाएगा। मैगी की मैं बात कर रही थी, आपको याद होगा लास्ट क्लास में, तो मैगी क्यों बैन हुई थी? मैगी का ऐसा नहीं था कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाके, जो उस लॉट के बैचेस के जो भी प्रोडक्ट्स थे जो मार्केट में आ चुके थे, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर पहुंच चुके थे, वहां से भी उनको बाहर निकाला गया था और पूरा लोड का लोड कर करके मैगी के पैकेट्स को डिस्ट्रॉय करा गया, ठीक है। तो इतना स्ट्रिक्ट रूल्स होता है और इनके पास में पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर होती है कि वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोप्राइटरी फ्रूट्स शैल स्पेसिफाई द इंग्रेडिएंट्स इन द प्रोडक्ट। मैंने पहले भी बताया प्रोप्राइटरी फ्रूट, इसमें जैसे आपका बिस्किट्स हो गया, ठीक है, आपका नमकीन आती है मार्केट में, ठीक है, आपका जूसेस हो गए, ठीक है, आपकी और भी ड्रिंक्स हो गई, ठीक है। सो दे नीड टू मेंशन, मैंने कल भी बताया था कि ऑरेंज फ्लेवर का जो ड्रिंक होता है या जो स्क्वॉश होता है उसमें ऑरेंज नहीं होता है, उसमें उसके एसेंस डाला जाता है, फ्लेवर्स ऐड किया जाता है, कलर ऐड किया जाता है, फूड एडिटर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पर वो चीज़ तो प्रोप्राइटरी फ्रूट्स में उन्होंने आपको क्या बोला कि इन सब में इनके जो लेबल्स है, इनके जो इंग्रेडिएंट्स है आपको मेंशन करने जरूरी है कि भाई डाल क्या रहे हो, जनता खा क्या रही है उनको पता तो होना चाहिए, ये तो उनका राइट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, मतलब ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती है, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड्स कहीं पर भी शॉर्ट होते हैं तो दे हैव द होल्सोर अथॉरिटी कि वो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इट डील्स विद द पैरामीटर्स रिलेटिंग टू द फूड एडिटर्स। मैंने बताया फूड एडिटर्स क्या ऐड कर रहे हो भाई, क्या क्या डाल रहे हो बताओ तो सही, और कितनी क्वांटिटी में डाल रहे हो। अब अगर मैं फूड कलरिंग की बात करती हूँ, फूड कलर ऐड करते हैं, तो बेटा फूड कलर को ऐड करने का एक सर्टेन परसेंटेज होता है कि आप कितना ऐड करोगे। अगर आप एक्सेस में ऐड कर रहे हो तो दैट इज आल्सो हार्मफुल बिकॉज फूड एडिटर्स आर व्हाट दे आर आल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल्स। तो आप तो खाने में ऑलरेडी केमिकल्स को लोड करके दे रहे हो, तो जो भी वो केमिकल लोडेड फूड खाएगा तो वो कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग रन उसकी हेल्थ को हार्म करने ही वाला है, विच यू कैन नॉट अवॉइड। आजकल आप लोग बहुत सुनते हो कि ऑर्गेनिक फूड की बात करी जाती है। क्यों है दुनिया इतनी ऑर्गेनिक फूड के लिए? क्योंकि ये मानना है कि मार्केट में जितने भी फूड आ रहे हैं, चाहे वो सीरियल हो, पल्सेस हो, किसी भी फॉर्म में, उन सब में कहीं ना कहीं केमिकल्स का डोज है, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो ऑर्गेनिक खेती की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, तो उसमें ये मेक श्योर किया जाता है कि हम इसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स ना ऐड करें, जो नेचुरल माइक्रोफ्लोरा है सॉइल का वहीं से उसको न्यूट्रिएंट्स मिले और वो क्रॉप आपकी ग्रो करे, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी, ठीक है। तो फूड एडिटिव कितने डाल रहे हैं आप, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स आपने कितने ऐड करे? हमारे मैक्सिमम जितने भी आपके प्रोसेस फूड आते हैं उन सब में प्रिजर्वेटिव एडेड होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं मार्केट में आजकल तो बेटा नींबू पानी भी मिलता है, मतलब यू जस्ट गो एंड ग्रैब अ बॉटल एंड यू कैन रेलिश नींबू पानी। मगर ये बोलते हैं कि उससे अच्छा है कि आप घर में नींबू को काट करके नींबू पानी बनाओ, एटलीस्ट उसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो एडेड नहीं होगा। तो कोशिश हमारी ये करनी चाहिए, हमारे मैक्सिमम फूड ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं से प्रिजर्वेटिव एडेड है, विच वी कैन नॉट अवॉइड, बट जहाँ पर हम अवॉइड कर सकते हैं, जहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर हम अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो आपका FP है ये भी देखता है कि फूड एडिटिव्स कितने ऐड करें, प्रिजर्वेटिव कितने ऐड करें, कलरिंग मैटर। मैंने कहा ना ऑरेंज कलर का स्क्वाश है तो भैया ऑरेंज कलर डाल दिया, पाइनएप्पल स्क्वाश है तो पाइनएप्पल का कलर डाल दिया, ठीक है। तो फूड एडिटिव्स के साथ साथ में फूड कलरिंग एजेंट आप कितना डाल रहे हो, पैकेजिंग कैसी है, लेबलिंग, पैकेजिंग कैसी करो। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये मैंने पैकेजिंग प्लास्टिक की करी, अभी आपने देखा कि प्लास्टिक पे कितना ज़्यादा हमारा मार्केट में आ गया। पहले के जो आपके पैकेजिंग होती थी वो ज़्यादातर पेपर पैकेजिंग पे प्रेफर किया जाता। तो पेपर पैकेजिंग है या प्लास्टिक की पैकेजिंग है, किस तरह की पैकेजिंग है, कैसी पैकेजिंग आप दिखा रहे हो, ठीक है। उसकी लेबलिंग फूड की, मैंने कहा ना हमेशा पैकेट लाओ पीछे पढ़ के चेक करो लेबल क्या है। इवन अगर आप एक ब्रेड भी लेने जाते हो तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि उसमें ईस्ट डला है,
ठीक है। उसमें कुछ कलर्स, जैसे ब्राउन ब्रेड आजकल बहुत चलती है, ब्राउन ब्रेड ले लो। ब्राउन ब्रेड आपको पता है, ब्राउन ब्रेड पे कई बार कुछ जगह तो बहुत अच्छी ब्राउन ब्रेड मिलती है विच इज एक्चुअली जिसमें हस्क एडेड होता है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में दे एक्चुअली ऐड कलर टू इट। ठीक है, तो लेबलिंग ऑफ द फूड इज इम्पॉर्टेंट। और जो भी इन चीज को फॉलो नहीं करेगा, जो ये नहीं बताएगा कि फूड एडिटिव्स क्या ऐड करे, कलरिंग एजेंट आपने क्या डाले, ठीक है, उसके जो सर्टेन पैरामीटर्स हैं अगर आप वो फॉलो नहीं करो, आपने लेबलिंग नहीं बताई, आपने पैकेजिंग के बारे में नहीं बताया, ठीक है, आपने फूड एडिटिव्स के बारे में नहीं बताया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से इनके पास में ये प्रोविजंस है। और ये भी देखते हैं कि आपका रेगुलेशन ऑफ सेल, कितना सेल कर रहे हो भाई, एक बैच में कितना लॉट बना रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर मेरी कंपनी में या मेरी फैक्ट्री में एक टाइम में 100 प्रोडक्ट्स बनाने की कैपेसिटी है, और अगर मैं उसकी कैपेसिटी को एनहांस करके 200 तक लेके जाना चाहती हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, तो कहीं ना कहीं से मेरे क्वालिटी स्टैंडर्ड पर फर्क पड़ेगा। मैं कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दूंगी जो कि नहीं करनी है। तो वो इस चीज़ पे भी ध्यान करते हैं कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, एक बैच में कितना लॉट निकाल सकता है। अगर वो उससे डबल लॉट निकाल रहे हो तो आपको मशीनरी एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी, आपको अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड उस हिसाब से आपको अपना स्पेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप वो सब स्पेस एरिया नहीं बढ़ा रहे हो, अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं से वो उसकी क्वालिटी पर, जो भी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट निकल रहा है उसकी क्वालिटी पर इफेक्ट आ रहा है। तो ये भी चेक करते हैं कि व्हाट इज द सेल्स रेगुलेशन। So provision of this PFA Act and the rules are implemented by the state government and the local bodies are provided. ठीक है, अब सपोज आपके शहर में ऐसी बहुत सारी बेकरीज होंगी जो अपनी ब्रेड बना रही है, तो अब ये जो ब्रेड बना रही है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तो बॉडी इसके ऊपर रेगुलेशन कैसे करेगी भाई, इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो आपका स्टेट लेवल पर भी जो आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, और ये उनका रोल हो जाता है कि जो लोकल बेकरीज है क्या वो अपने क्वालिटी ऑफ फूड के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रही है, तो वो लोग भी उस चीज़ के ऊपर, उनकी भी रेगुलर इंस्पेक्शन चलती है, वो भी चेक करते हैं, ठीक है, कहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, कहाँ से आ रहा है, स्टोरेज कहाँ पर हो रही है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट पर कब आया, उनकी डे टू डे सेल क्या है। कुछ ऐसी भी शॉप्स होती हैं या आउटलेट्स होते हैं जहाँ पर सेल इतनी नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार अपने पुराने ही प्रोडक्ट को रख के रखते हैं। अगर आप पुराने प्रोडक्ट को रख के रखोगे और अगर उसको कोई कंज्यूम कर लेगा तो डेफिनेटली बात है उसकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, एंड इट कैन इन द सीवियर केसेस इट कैन इवन लीड टू द डेथ। मैंने कल ये केस आपसे डिस्कस करा था जोमेटो का। जोमेटो ने जहाँ से प्रोडक्ट को, जहाँ से केक को उठाया और डिलीवर करा, वो केक की जो शॉप थी उसने काफी स्टेल केक को सेल कर दिया। क्या करते हैं, डेकोरेट कर देते हैं, दोबारा से आइसिंग नहीं लगा देते और सेल आउट कर देते हैं, बिना ये सोचे हुए कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज वेरी हाई, शुगर कंटेंट इज वेरी हाई। तो ये जो दो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक बेस बनाती है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए या फंगस की ग्रोथ के लिए। ये उनका खाना बना दिया आपने, और अगर आप उसको बिना देखे आप उसको सेल आउट कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये चीज़ जो हमने बात करी कि सेल कितनी सेल हो रही है, तो वो उस पर भी ध्यान देते हैं कि भाई अगर ये एक दिन में सपोज इसके पास में 20 केक का ऑर्डर आता है, क्या इसके पास में 20 के 20 केक का सेल है। ऐसा तो नहीं है कि इसने 20 केक बना के रख दिया और इसकी सेल सिर्फ 5 केक की हो रही हो, 15 केक जो बाकी बच गए उसको वो अगले 5 दिन तक चला रहा है। तो ये सारा जो गवर्निंग होती है ये लोकल बॉडीज, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज होती है, दे लुक आफ्टर दैट। सो आई होप दिस rules and regulation of the PFA, that is the Provision of Food Adulteration Act, is clear. Now moving on to the next slide, that is the Atomic Energy Rules, जो आपका पास हुआ था in the year 1991। तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, इट इज बेसिकली मेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ इरेडिएशन ऑफ फूड। कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनमें रेडिएशन भी पास की जाती है, तो उसका भी एक लिमिट है कि कितना आप पास करोगे। तो उसका जो रेगुलेशन है दैट इज इरेडिएशन एप्लीकेशन ऑफ फूड, कितना आप पास करोगे, एंड सर्टिफिकेट उनको भी दिया जाता है कि कितना डोज उन्होंने लिया एंड व्हाई दे आर अप्लाइंग इरेडिएशन, क्योंकि इरेडिएशन की भी एक लिमिट है कि अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो कहीं ना कहीं उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है वो फूड में आ जाएंगे, एंड व्हाइल यू आर गोइंग टू कंज्यूम इट तो वो आपको कहीं ना कहीं से इफेक्ट करने वाला है। तो ये जो बॉडी है इसका मेन फंक्शन यही है कि एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कितना डोज और किस पर्पज के लिए आप ये कर रहे हो, while you are applying the irradiation on the food, right?
अब इसके जो स्पेशल फीचर्स है वो क्या कहते हैं, देयर विल बी अ सर्टिफिकेट ऑफ द इरेडिएशन जो इंडिकेट करता है कितना डोज है, कितना आपने इरेडिएशन दिया, कितनी डोज तक दिया, एंड द पर्पस, और क्यों दिया, क्या जरूरत थी। तो वो ये सारी बातें कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है उनको आपको बताना होता है। वो अगर उस चीज को पास करती है तब आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा। फिर हम बात करते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो पास हुआ था 1954 में, एंड दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड। इसके रेगुलेशन अथॉरिटी क्या कहती है, ये रेगुलेट करता है द मैन्युफैक्चर ऑफ द कमोडिटीज फॉर द कॉमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों लेवल पे कि कमोडिटीज कैसी है, कमर्शियल लेवल पे डिमांड कितनी है, और एक्चुअली में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। कल भी मैंने आपसे डिस्कस करा था प्रीवियस क्लास में कि एसेंशियल कमोडिटीज क्या है कि भाई जिनके बगैर काम नहीं चलेगा, ये तो हमको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो अगर ये एसेंशियल कमोडिटीज आपको चाहिए तो उसके ऊपर भी तो एक रेगुलेटिंग बॉडी होगी जो काम करे। So this is how the Essential Commodity Act came into application, which comes under the Ministry of the Food, and इसका main function क्या है, regulating the manufacturing of the commodities, commerce and distribution. Specification क्या रहेगा, formations of the other sub orders, ठीक है, एक मेन ऑर्डर आ गया, उसके नीचे और भी सब ऑर्डर्स आएंगे जिससे कि इनका इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि जो भी हमने लॉज बनाए उनका एप्लीकेशन प्रॉपरली चले। ऐसा नहीं है कि लॉज नाम के लिए हमने बना के रख दिया कि हाँ भाई ये वाला लॉ है, ये वाला लॉ, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, एप्लीकेशन हो रही है, उसकी यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका कहीं पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो आपका 1955 में आया था, ठीक है, जिसको हम एफपीओ भी बोलते हैं। इसका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एफपीआई, ठीक है, जो आपका सेंट्रल फूड प्रोडक्ट्स एडवाइजरी कमेटी है उसके थ्रू ये ऑपरेट होता है। ये है कमेटी जो आपका एफपीओ को रेगुलेट करती है, ठीक है। अब स्पेशल फीचर्स क्या है, जितनी भी आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है एफपीओ, ये आपका एक स्टैंडर्ड मार्क है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, मैं आपको बताती हूँ, आज ही अगर आप देखना चाहें, घर में हम सबके पास में कैचअप्स होती है, हम लोग खाते भी हैं सॉस कैचअप, ठीक है। तो आप अगर उसकी बॉटल देखेंगे तो आपको उसमें एफपीओ लिखा हुआ दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो सॉस या जो कैचअप बन रही है वो टमाटर से बनती है, टमाटो से बनती है। टमाटो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रूट, इट इज अ बेरी, इट इज नॉट अ वेजिटेबल, पहली बात तो, ठीक है। तो आपका जो टमाटो से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपके सॉस हो गया या आपकी टमाटो प्यूरी हो गई, ठीक है, तो ये आपका बेटा वो जो भी प्रोडक्ट होंगे उनके ऊपर एफपीओ का लेबल आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज एफपीओ, ये आपके प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्रिंट होना चाहिए, एफपीओ का लोगो होना चाहिए। सपोज अगर ये मेरी केचप की बोतल है, किसान किसान केचप, मैगी मैगी की भी आती है, हाइंस की भी आती है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। तो ये जितनी भी कंपनीज की हम बात करें बेटा, यहाँ पर ये एसेंशियल है कि भाई यहाँ पर तुम एफपीओ लिखो, ये लेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इट शैल बी इम्प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरर्स। देखो ये तो बात हो गई ब्रांड की, कुछ ऐसे भी होती है जो लोकल बॉडीज बनाती है। लोकल की अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा मैंने इतना देखा नहीं है, शायद मिस्टेक भी हो सकती है। टॉप्स, ये एक तरह से आपकी लोकल ब्रांड है। टॉप्स के अचार आते हैं, सॉस आती है, बहुत कुछ आता है, केचप्स आते हैं, ठीक है, अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्लेवर में या टेस्ट में कुछ कमी है। बट यस, अगर ये भी है तो ये जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि जो भी फ्रूट या वेजिटेबल का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो भी फ्रूट या वेजिटेबल का प्रोडक्ट होगा, जैसे आपके सूप आते हैं, मैगी का सूप आता है, ठीक है, तो उनके ऊपर एफपीओ का जो मार्क है विच इज एन एग मार्क, ये होना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितने भी आपके नॉन फ्रूट विनेगर आते हैं, ठीक है, या आपके सिरप्स हो गए, जैसे कि मैंने अभी बताया था, हमको नींबू पानी बनाना है, मार्केट में हमारे पास में लेमन का सिरप मिलता है रेडी टू मेक, डालो, पोर करो, वाटर ऐड करो, मिक्स करो एंड यू कैन कंज्यूम इट डायरेक्ट। नींबू नहीं भी है तो भी नींबू पानी रेडी, ठीक है। तो ये जितने भी आपके सिरप हो गया या स्वीट एंड एरेटेड वाटर हो गया, स्वीट एंड एरेटेड वाटर में जैसे एक ब्रांड आती है ओशन, उसमें आपके बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स में
ब्रांड आती है ओशन, उसमें डिफरेंट फ्लेवर में होते हैं, जैसे पीच फ्लेवर में वाटर है, ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी रिफ्रेशिंग फ्लेवर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी ड्रिंक्स हो गई, एरेटेड ड्रिंक्स हो गई। एरेटेड ड्रिंक्स में तुम्हारी भाई कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, तुम्हारा कोक हो गया, ठीक है, तुम्हारा फैंटा हो गया, ठीक है, लिम्का हो गया, एंड मैनी, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आपके स्वीट एंड एरेटेड ड्रिंक्स हैं, इनके लाइसेंस जो मिलता है दैट एक्चुअली कम्स अंडर द एफपीओ। तो बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे वो प्रोडक्ट्स के नाम आपको बताने हैं, आपको एमसीक्यू में सेलेक्ट करने होंगे जिनके ऊपर एफपीओ का लाइसेंस काम करता है, ठीक है। या आपको प्रोडक्ट्स का नाम पूछ के पूछेंगे कि अगर एरेटेड ड्रिंक्स है, एरेटेड स्वीट ड्रिंक्स है, तो ये किस एक्ट के अंडर लाइसेंस इसको मिलता है। तो इनको जो लाइसेंस मिलता है दैट कम्स अंडर द फूड प्रोडक्ट्स। तो जितने भी आपके वेजिटेबल के प्रोडक्ट्स हो गए, फूड के प्रोडक्ट्स हो गए, या नॉन फ्रूट विनेगर हो गए, इनमें फ्रूट का कोई एसेंस या पल्प एडेड नहीं है, ये दीज आर नॉन फ्रूट विनेगर, ठीक है। सिरप्स हो गए, स्वीट एंड एरेटेड वाटर्स हो गए, इन सब का जो लाइसेंस है, जो मतलब कहने का क्या है कि फ्रूट एंड नॉन फ्रूट प्रोडक्ट बोथ, फ्रूट एंड नॉन फ्रूट, दोनों फ्रूट एंड नॉन फ्रूट, ये दोनों जो है आपके जो भी इनसे प्रोडक्ट बनेंगे दे विल कम अंडर एफपीओ। ये है लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो इनको लाइसेंस इशू करती है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अब रेगुलेशन, अब भाई ये एक लाइसेंसिंग एजेंसी होगी, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, इसके क्या स्पेशल फीचर्स है, किन किन उस पर ये काम करती है। अब इसके कुछ रेगुलेशंस है। तो ये रेगुलेशंस का क्या काम है कि ये कैसे रेगुलेट करती है। These regulate the manufacturing and distribution of all the fruit and vegetable products। जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल के प्रोडक्ट हैं उनको रेगुलेट करने का काम किसके अंडर में आता है, एफपीओ, राइट। Exempted from the provisions of the order to products are prepared which are by the drug control and educational institute। इनको छोड़ करके इनके अंडर जो आते हैं उसके अलावा जितने भी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट हो गए उन सबको टेक ओवर कौन करता है, हैंड ओवर किसके अंदर कर दिया हमने, एफपीओ के अंडर कर दिया, ठीक है। तो जो इनकी क्वांटिटी होती है वो 10 kg से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लाइसेंस शैल बी इशूड आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सैनिटेशन हाइजीन मेंटेन करी गई है, पर्सनल की बात करी जाए क्योंकि हर काम मशीन से नहीं होता, मशीन से तो काम होता है बट उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी ह्यूमन हु आर इन्वॉल्व एज अ लेबर, एज अ टीम, एज अ वर्कर, उनकी हाइजीन कैसी है। मैंने बताया था ना, हेड गियर्स पहनते हैं, हेड शावर्स कैप्स होती हैं, ठीक है, हेड कैप्स होती है, सॉरी, ग्लव्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, मास्क होता है, गाउनिंग होती है प्रॉपर्ली। ये सब क्यों मेंटेन किया जाता है कि वहाँ से भी कोई कंटामिनेशन के चांसेस ना हो, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कुछ भी चीज़ की कमी पाई जाएगी तुरंत आपका जो अथॉरिटीज़ है उनके पास में ये पावर है कि वो आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, आपको फाइन कर सकते हैं, या वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन अगर हुई तो आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो इन सबको रेगुलेटिंग जो बॉडीज है इनका काम ना तो इतना आसान है ना ही इतना इजीली आप कर सकते, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहाँ पर आपका काम चल रहा है तो। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मशीनरी की भी हाइजीन है भाई। जिस मशीन के अंदर फ्रूट को कट किया जाएगा या उसका पेस्ट बनाया जाएगा वो मशीन भी तो साफ सुथरी होनी जरूरी है। तो अगर वो मशीन ही साफ नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उसमें कोई भी फ्रूट आपका जाएगा या कोई भी वेजिटेबल जाएगा तो वो खराब ही होगा, ठीक है। तो उसको वहाँ से बचाने के लिए आपको मशीन की हाइजीन भी मेंटेन करनी है, इक्विपमेंट आपके सही काम करनी चाहिए, और जो आपका वर्किंग एरिया की रिक्वायरमेंट है, सपोज वही मैंने जैसे पहले भी बताया था कि अगर आप एक दिन के अंदर 100 प्रोडक्ट्स का आपका एक लॉट है, भाई 100 हमारा एक बैच में 100 जा रही है क्वांटिटी, 100 इन नंबर है, ठीक है। तो वहाँ पर वो स्पेस और एरिया भी तो उतना होना चाहिए कि उसमें 100 की प्रोडक्शन आराम से हो सके। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्शन तो 50 की है बट हमने उसको रेज कर दिया 100 पे। अगर मैं उसको 100 लेवल पे लेकर के जा रही हूँ तो मेरे पास एरिया भी तो उतना होना चाहिए कि मैं उसे कर पाऊँ। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है,
भाई घर में जितना बड़ा तवा होगा उतनी तो रोटियां बना सकोगे। आपने देखा होगा यूजुअली जो होटल्स होते हैं, जो मेस वगैरह होती है, उनके पास बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि लोग बहुत हैं, उनका किचन का साइज बहुत बड़ा है। इफ़ यू कंपेयर इट विद योर होम किचन तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे 5 जन का खाना बन रहा है, वहाँ पे 500 लोगों का खाना बन रहा है। तो एरिया भी तो डिफाइन करता है ना चीज़ों को। तो उसी तरीके से जब एफपीओ काम करता है, तो अगर एफपीओ काम कर रहा है तो वहाँ पे हर चीज़ का होगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसी है, वहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो कैसे है, प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन है, हाइजीनिक कंडीशन है, जो लोग वहाँ पर काम करें क्या वो भी ऐसा तो नहीं है कि किसी बीमार इंसान से आप काम करा रहे, किसी को कोल्ड और कफ हो रखा है, वो वहाँ पर जाकर के अगर काम करेगा वो छींकेगा भी, खांसेगा भी, तो वो कहीं ना कहीं से ना चाहते हुए भी जो उसके बैक्टीरिया हैं या जो वायरसेस है, दे विल कम इनटू योर फूड, वो उसकी क्वालिटी को हिंडर करेंगे, खराब करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें आप काम कर रहे हो। और जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो इन सबको बहुत कीनली चेक करती है। तो आपके पास बचने का कोई स्कोप नहीं है कि अगर मेरा एक पार्ट, मतलब मेरे प्रोटोकॉल में से अगर एक स्टेप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है तो मैं इसको स्किप करके दूसरा कर लूँगा तो काम कर जाए, ऐसा होता नहीं, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका जो फूड प्रोडक्ट है, इट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था, नॉन फ्रूट बेवरेजेस आ जाती है, सिरप्स हो गए, शरबत हो गए, ठीक है, जैसे रूह अफ़ज़ा, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, हल्दीराम के भी बहुत सारे, हल्दीराम भी ब्रांड है, हमदर्द ब्रांड है। इनके बहुत सारे सिरप्स आते हैं, ठीक है, शरबत आते हैं, राइट। तो ये सारा अगेन इट कम्स अंडर द एफपीओ। विनेगर हो गया, आपने देखा आपके चाइनीज खाने में विनेगर यूज होता है, तो कुछ फ्रूट विनेगर होता है, कुछ नॉन फ्रूट विनेगर होता है। फ्रूट विनेगर में जैसे कि आपका ब्लैक जामुन होता है, उसका बनता है, ठीक है। आपका जो शुगर केन का जूस होता है उससे भी बना लेते हैं, बहुत अलग अलग उससे बनता है। तो ये बेसिकली फ्रूट कंटेनिंग है, कुछ नॉन फ्रूट भी होते हैं, ठीक है। नॉन फ्रूट की अगर मैं बात करूँ, मैंने कल भी आपको बताया था सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन, एस्परजिलस नाइजो, विच इज अ फंगस। तो कमर्शियल लेवल पर जाएंगे तो सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन वहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये सिट्रिक एसिड सिर्फ फूड में ही यूज नहीं हो रहा है, इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में हो गया पिकल्स। पिकल्स में तो आपके अचार जो बन रहा है तो यूजुअली या तो किसी फ्रूट से बन रहा है या किसी वेजिटेबल से बन रहा है, ठीक है। डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपने मार्केट में देखा होगा, ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, जैसे आजकल तो बहुत इजीली अवेलेबल है, जैसे आपके कुछ एग्जॉटिक फ्रूट्स हो गए। एग्जॉटिक फ्रूट्स मतलब कि जो हमारे इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है, जैसे कि कीवी है, एक सीजन है, ठीक है, पाइनएप्पल है, एक सीजन है। अगर विदाउट सीजन आपका खाने का मन करे तो क्या, तो वह हमने क्या करा कि हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट कर दिया, उनका जो मॉइस्चर है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया, मिनिमम मॉइस्चर छोड़ा, ठीक है, डिहाइड्रेट कर दिया। तो दैट आल्सो कम्स अंडर द एफपीओ। स्क्वाश हो गया, क्रशेज हो गया, ठीक है, बाले वाटर हो गया, बैरल जूसेस हो गया, रेडी टू सर्व बेवरेजेस है, फ्रूट नेक्टर्स है, या जो भी बेवरेजेस है जिनमें बेसिकली फ्रूट जूसेस या फ्रूट पल्प है। आपने देखा होगा एक ब्रांड आती है, मुझे उसका नाम अभी आई कुडंट रिकॉल, उसमें पल्प होता है, फ्रूट का पल्प होता है, ठीक है। तो वो जो इतनी भी ड्रिंक्स आती है तो उन सब में फ्रूट जूसेस या फ्रूट पल्प है, या आपका जैम्स हो गया, जेलीज हो गया, मार्मलेट्स हो गया। आप देखना जैम, किसान का जैम आता है, उसके ऊपर देखना एफपीओ का आपको दिखाई देगा, एफपीओ आपको मेंशन ही मिलेगा वो। क्यों है, क्योंकि भाई जैम तो जेलीज अगेन फ्रूट से बना है, तो दिस डेफिनेटली कम्स अंडर द एफपीओ, ठीक है। टोमेटो प्रोडक्ट्स हो गया, केचप हो गया, सॉस हो गई, मैं बता चुकी हूँ आपके, ठीक है। कैंडी हो गया, क्रिस्टलाइज फ्रूट और पील हो गया। आपने देखा होगा किसान की एक जैम आती है ऑरेंज मार्मलेट, उसमें कुछ कुछ आपके ऑरेंज के जो बाहर का जो ये कवर्स होता है, ठीक है, इसको बहुत ही स्लाइटली बहुत ही थिन स्लाइस करके ये उसमें डाला हुआ होता है, ठीक है। तो इट टेस्ट रियली गुड। तो यहाँ पर ये सारे क्रिस्टलाइज फ्रूट्स और पील्स हो गए, चटनीज हो गया, कैंड एंड बॉटल जो भी आपके फ्रूट्स जूसेस हो गए, पल्स हो गया, बॉटल एंड कैन वेजिटेबल्स, ठीक है। इंडिया में इतना हम लोग नहीं यूज़ करते बिकॉज हमें इजी अवेलेबिलिटी हो जाती है, इजीली अवेलेबल है। बट इफ़ यू गो अब्रॉड तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग दे प्रिफर कैन। अब जो कैन फूड है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट करा गया होगा, उसको उस टेम्परेचर पे लाया गया होगा कि जब हम उसको कैन करें तो
उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए, वो मेंटेन रहे, और जो भी कोई इंसान उसको कंज्यूम करे, कीपिंग इन द माइंड द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, उसको वो हार्म ना, ठीक है। तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द FPO। स्वीट एंड एरेटेड वाटर विदाउट फ्रूट जूस और फ्रूट पल्प, फ्रूट सीरियल फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, म्यूसली आती है, ठीक है, जिसमें ओट्स भी होते हैं, ओट्स है, कुछ बार्ले को प्रेस करा हुआ है, ठीक है, उसमें ड्राई आपके ड्राई फ्रूट्स है, नट्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, दीज आर द फ्रूट सीरियल ट्रेड्स। इसमें रेजन्स होती हैं या कुछ ड्राई करके फ्रूट डाला हुआ होता है डिहाइड्रेट करके, ठीक है। All the unspecified fruits and vegetable products which are considered microbiologically safe and contains only the permitted additives। अब देखो एडिटिव्स की भी अगर बात होती है तो एक तो हो गया नॉर्मल एडिटिव, एक हो गया परमिटेड एडिटिव। परमिटेड एडिटिव्स का क्या मतलब है कि ये जो अथॉरिटीज हैं इन्होंने परमिशन दे रखी है कि यस दिस काइंड ऑफ एडिटिव, दिस काइंड ऑफ कलरिंग एजेंट, दिस काइंड ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट यू कैन ऐड, बट अप टू अ परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट जिसमें कि अगर उसको आप कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी कंज्यूम कर रहा है, तो उसको हार्म ना, उसे किसी तरह का नुकसान ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी परमिसिबल लिमिट्स में अगर हैं तो दे आर अलाउड बाय द गवर्निंग अथॉरिटी, दैट इज FPO। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, MFPO। मैंने ये भी पहले भी बताया था, MFPO मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, ठीक है। इन पे भाई मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है मीट फूड प्रोडक्ट रेगुलेशन का क्या है कि एक तो हम देखेंगे प्रोडक्शन कैसी चल रही है एंड व्हाट इज द सेल ऑफ द मीट फूड प्रोडक्ट्स, इनका सेल कैसा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में वही मैंने आपको बताया कि आपने तैयार तो करके रख दिया, बट अगर उसकी सेल ही नहीं है तो एक टाइम के बाद में जब उसकी एक्सपायरी डेट के वो क्लोज में आ जाएगा और कोई उसे परचेज करता है और वो भी उसको काफी दिन रख के छोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं से उसमें बैक्टीरिया या कोई भी फंगस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी जो अगेन हार्म करेगी आपकी हेल्थ को, ठीक है। तो इनका मेन पर्पस क्या है, यही है कि ये जो आपका मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर है ये बेसिकली क्या कर रहा है, दिस इज प्रोवाइडिंग द लाइसेंसिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरर, एनफोर्सिंग द सैनिटरी, मैंने आपको बताया बहुत रिच होते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, वंडरफुल फूड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेक श्योर करना है कि सैनिटरी जो हाइजीन है वो प्रॉपरली मेंटेन हो, हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन हो, जो भी आपके होलसेल मीट के प्रोडक्शन के लिए, फूड प्रोडक्ट के लिए जो उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है, ठीक है, वो प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए। स्ट्रिक्ट क्वालिटी रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी प्रॉपरली फॉलोड। अगर कहीं ना कहीं पे स्ट्रिक्ट अगर वो लोग नहीं रहेंगे, अगर इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, अगेन आप कंज्यूम करोगे, आपको हार्म होने वाला है, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है एंड जितने भी स्टेजेस पे ये पास ऑन होगा, राइट फ्रॉम द स्लॉटर हाउस, व्हेन इट इज क्लीन, देन इट इज प्रोसेस्ड एंड देन इट इज पैक्ड। तो ये जितने भी आपके जो स्टेप्स चल रहे हैं, जितने भी आपके प्रोटोकॉल चल रहे हैं, ये स्ट्रिक्टली फॉलो होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से ये हार्म करेगा आपकी बॉडी को, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी, आप उसे कंज्यूम करोगे, यू विल बी फॉलिंग इन, राइट। तो एट ऑल द स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन एंड मीट फूड प्रोडक्ट्स हो गए, फिश प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, जिसमें चिल्ड पोल्ट्री आते हैं मार्केट में, मैंने बताया ना फ्रोजन फूड इज अवेलेबल, ठीक है, फ्रोजन फूड है, फ्रोजन फूड के प्रोडक्ट्स है एक्चुअली में। सपोज आपको मोमोज खाने, आपको चिकन मोमोज खाने, मार्केट में आप जो चिकन मोमोज आपको बने हुए मिलेंगे, तो जो चिकन मोमोज जो आपको बने हुए मिल रहे हैं मार्केट में फ्रोजन फॉर्म में जो आपको मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी यूनिट में पहले से ही बनाए गए हैं ना, और फिर उसके बाद में वो आपके पास में आ रहे, तो उसकी सैनिटेशन, उसकी हाइजीन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनकी अथॉरिटी रहती है वो है आपका MFPO, दैट इज मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, राइट। सो मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स आर हाईली पेरिशेबल इन नेचर। पेरिशेबल का क्या मतलब हो गया, जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनकी प्रोसेसिंग होना, उनको किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट।
So meat and meat products are highly perishable in nature and they can easily transmit disease. मैंने आपको बताया ना, बहुत कॉमनली फूड पॉइजनिंग होती है भाई। फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स किसके होते हैं? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कौन से हो गए? इट कैन बी बैक्टीरिया, बहुत कॉमनली ग्रो करता है। इट कैन बी फंगाई, एनी, ठीक है। तो बहुत इजीली एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर। अब वही वाली बात है कि सपोज मेरे पास स्लॉटर हाउस में एक एनिमल आया, वो एनिमल ऑलरेडी डिजीज है। हम घर में सब्जियां लेते हैं, सब्जी जब हम काटने के लिए बैठते हैं, जब हम चॉपिंग करते हैं, तो हम चेक करते हैं ना कोई पीस खराब ना हो, और जो खराब होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसी तरह से यही फॉर्मेट मीट इंडस्ट्री में भी फॉलो होना चाहिए। अब सामने से अगर कुछ दिख रहा है तो ठीक है, बट अगर इंटरनली वो एनिमल ऑलरेडी बीमार है, तो अगर वो स्लॉटर हाउस में जा रहा है, आप उसे किल कर रहे हो और फिर उसके बाद में उसके मीट को आप मार्केट में सेल कर रहे हो, तो क्या श्योरिटी है कि उसको खाने से आप बीमार नहीं होगे? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा स्वाइन फ्लू। जब भी स्वाइन फ्लू के केसेस आते हैं, क्या होता है? सबसे पहले जितने भी आपके बर्ड्स होते हैं, स्पेशली द कॉक एंड द हेन, उनको उठा करके डक्स हो गया, ठीक है, इनको उठा करके घीज हो गया, इनको उठा करके खुद ही मार देते हैं, खुद ही इनको होल पिट वगैरह करते हैं एंड उनको मार के डंप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे डिजीज फैल रही है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पर आता है? पोल्ट्री प्रोडक्ट की सेल पर आता है। और ये ऑलमोस्ट हर साल की कहानी है। साल में एक बार ऐसा जरूर होगा कि स्वाइन फ्लू स्प्रेड करेगा, और स्वाइन फ्लू जैसे स्प्रेड करेगा, पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बैन कर दिए जाएंगे, ठीक है। पॉर्क होता है विच इज पिग मीट, वो बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से इनको ये अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर जो लीडिंग अथॉरिटीज है वो कौन है? दैट इज MFPO। Now the processing of the meat product is licensed under the MFPO, जो 1973 में आया था, which was until now being implemented by the Ministry of the Food Processing Industry। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि जो आपका MFPO है ये किस मिनिस्ट्री के अंडरटेकिंग में आता है? दिस एक्चुअली कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नॉट जस्ट द अथॉरिटीज, बट वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। वही मैंने बताया था ना, ऑपरेशन किसके अंडर आ रही है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इनका ईयर पूछा जाता है, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स है? जैसे अभी हमने FPO की बात करी थी, हमने देखा जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं, एक्सेप्टिंग द ड्रग्स एंड ऑल। अगर इंडस्ट्री में कहीं कुछ यूज हो रहा है फ्रूट या फ्रूट का कोई भी एक पार्ट, उसको छोड़ करके बाकी सारा जो इसके अंदर आ रहा है, अब उसमें फ्रूट प्रोडक्ट भी आ रहा है, कुछ नॉन फ्रूट भी आ रहा है, तो ये सारा FPO के अंदर आ रहा है। FPO किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो आपका MFPO है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? दिस एक्चुअली कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, राइट। अब इस प्रोविजन के अंदर क्या है? जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है मीट फूड प्रोडक्ट्स के, और जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग, रीलेबलिंग मीट फूड प्रोडक्ट्स, जिनकी भी आप सेल के लिए बेसिकली आप ये करते हो, दे आर लाइसेंस्ड। इन सबको लाइसेंस मिला हुआ होता है, तब ये लोग कर पाते हैं। ऐसे ही आप उठा करके स्लॉटर हाउस नहीं खोल सकते, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसी के अंदर आप काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका MFPO है, दिस इज गिवन टू द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द मीट फूड प्रोडक्ट, जिनका बिजनेस किस में आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ द मीट, पैकेजिंग, रीपैकिंग, देन रीलेबलिंग मीट फूड प्रोडक्ट्स which are meant for the sale. These all are licensed, but excluding those manufacturers who manufacture such product for the consumption on the spot, like a restaurant, hotel, boarding house, snack bar, eating house or any other similar establishment. इन्हें छोड़ करके बाकी जो भी प्रोसेसिंग मैंने बताया ना, फ्रोजन फूड प्रोडक्ट, फ्रोजन, ये जो फ्रोजन वाला काम करेंगे, इनको ये सब इनके में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग, रीलेबलिंग, मीट फूड प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनका बेसिकली मेन पर्पस क्या है? इनको जो लाइसेंस मिला है सेल के लिए मिला है। इसके अलावा अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप होटल में जाते हो,
ठीक है, या आप कोई स्नैक पॉइंट पर जाते हो, वहां पर अगर रेडीली अवेलेबल होकर के कुक करके आपको दिया जा रहा है, सो फॉर दैट दे डोंट रिक्वायर अ लाइसेंस. आई होप अब यहाँ तक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. वी हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं MMPO. अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू मेंटेन एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द लिक्विड मिल्क of the desired quality in the interest of the general public, and also for regulating the production, processing and distribution of milk and milk. सबसे पहली बात है कि जो लोग जिनको मिल्क की ज़रूरत है उनके पास सही क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का मिल्क पहुंचना चाहिए. ठीक है, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ डेली फूड विच इज रिक्वायर्ड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या बात है कि उसका जो प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, और मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन, और मिल्क के साथ साथ जो मिल्क के प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हो रहा है, क्या वो सही लेवल पर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, उस सबको रेगुलेट करने के लिए जो हमारे पास में बॉडी है उसका नाम है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर. अब अगर आप प्रोविजन देखें इस ऑर्डर का, कोई भी पर्सन या जो डेयरी प्लांट होता है जो हैंडल करता है 10,000 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे या फिर 500 मिलियन टन्स ऑफ द मिल्क सॉलिड पर एनम इज पर ईयर. ठीक है, जिनका इतना बड़ा प्लांट है, इतना क्वांटिटी ऑफ इतना लीटर्स ऑफ मिल्क, 10,000 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे एंड 500 MT मिलियन टन ऑफ द मिल्क सॉलिड पर एनम. तो जहां पर जिन भी प्लांट्स की इतनी लेवल पर सेल है उन सबको लाइसेंस लेना MMPO से बहुत ज़्यादा ज़रूरी. वो लोग ऐसे बिना लाइसेंस लिए अपना रन नहीं कर सकते. एक नॉर्मल डेयरी वाला है जिसकी रोज की सेल अगर 10 से 20 लीटर मिल्क है तो वो अगर लाइसेंस नहीं भी लेता तो भी उसका चले. बट जो बड़ी बड़ी डेयरी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो 10,000 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे पर सेल कर रहे हैं या फिर 500 मिलियन टन ऑफ मिल्क सॉलिड पर एनम पर है, उनको इस रजिस्ट्री अथॉरिटी के साथ में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा. एंड द रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो होगी, जो इनको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बिकॉज किसी भी केस की अगर हम बात करते हैं जहाँ पे मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, ठीक है, तो जो भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट की पैकेजिंग करेगा, जो भी होल्डर होगा, उसको लाइसेंस लेना अनिवार्य है. उसके पास में एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकता. ठीक है, तो उसके पास में एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, टिन में होगा, बैरल पे होगा, कार्टन पे होगा, या किसी भी कंटेनर में होगा जिसमें भी वो मिल्क सेल कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या तो इधर भी एग्जिबिटेड प्रोमिनेंटली ऑन द साइड लेबल ऑफ सच कंटेनर और बी एम्बॉस्ड और पंच और प्रिंटेड प्रोमिनेंटली देयर ऑन. इसका क्या मतलब है? आप मार्केट में जाते हो, आप मिल्क का पैकेट लेते हो, कोई भी डेयरी का प्रोडक्ट लेते हो, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो आपके नंबर्स है उसमें कुछ सर्टेन बैच नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो क्लियरली मेंशन्ड होते हैं. तो उनको या तो वो उसको प्रिंटेड फॉर्म में लाना पड़ेगा या एम्बॉस कराना पड़ेगा, ठीक है, या पंच करना पड़ेगा. किसी भी तरीके से वो जो नंबर है वो वहां पर डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है साइड में. अगर वो नंबर डिस्प्ले नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे कितनी भी बड़ी ब्रांड हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो उनके पास है ही नहीं, उनको वो शो करना ही पड़ेगा. दैट इज एन इम्पॉर्टेंट मैंडेट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रूल जो आपका MMPO ने ऑर्डर दिया है, ये उनको फॉलो हर हाल में करना पड़ेगा. नेक्स्ट हमारे पास में आता है वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन. जो भी वेजिटेबल ऑयल की हम बात करते हैं, आपने देखा होगा आपकी नमकीन होता है, आपका बिस्किट्स होते हैं, आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें ऑयल का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर लिखा होता है वेजिटेबल ऑयल. तो वेजिटेबल ऑयल वो जो जिस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, जिस ग्रेड का यूज कर रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन का यूज कर रहे हैं, वो सब कौन मॉनिटर करता है, कौन रेगुलेट करता है, उसके ऊपर भी एक बॉडी है जिसका नाम है वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट रेगुलेशन ऑर्डर, जो आया था ईयर 1998 में. एंड दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फूड कंज्यूमर अफेयर. रेगुलेशन क्या है? ये रेगुलेट करता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द एडिबल ऑयल. एडिबल ऑयल वो होते हैं
जो कंज्यूमेबल हो, जिन्हें आप कंज्यूम कर सकते हो, जिनको आप कुकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, या अगर किसी प्रोडक्ट में वो ऑलरेडी बनाने में इस्तेमाल हुआ है तो आप रेडीली उसको खा सकते हो, ठीक है, कंज्यूम कर सकते हो। तो जो भी स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट का, अगेन वो मेंशन करना होगा। मैं आपको बताती हूँ कि हम जितनी भी ये बातें डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे, अगर आप अपने घर के किचन में जाओगे तो वहाँ आपको ये सब इजीली अवेलेबल हो जाए। दूध सबके घर में आता है, कार्टन के फॉर्म में आता है, मिल्क पैकेट के फॉर्म में अगर आता है तो उसके पीछे का लेबल पढ़िए, ठीक है। आपके घर में जो भी कुकिंग ऑयल आता है, चाहे वो पैकेट के फॉर्म में या बॉटल फॉर्म में है, उसके पीछे का लेबल पढ़िए। उसके पीछे के जब आप लेबल पढ़ेंगे तो उसको, उसके पीछे की आपकी जो एक अथॉरिटी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया स्क्वाश की बॉटल देख लेना, घर में केचप की बॉटल देख लेना, या पैकेट देख लेना, उस पर आपको एफपीओ का लोगो जरूर मिलेगा, ठीक है। इन सबके ऊपर जो अथॉरिटीज है, ये आपको लोगो तो इनके, चाहे भले वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट का आपको लोगो वहाँ नहीं दिखेगा, बट दिस विल कम अंडर द वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट। वहाँ पर ये सारे स्पेसिफिकेशंस मेंशन होंगे, वो उनको करने पड़ेंगे, चाहे किसी भी ब्रांड का आप उठा के देख लो, ठीक है। चाहे आप फॉर्च्यून का सोयाबीन ऑयल उठा के देख लो, फॉर्च्यून का मस्टर्ड ऑयल उठा करके देख लो, या कोई और भी जो ब्रांड्स होती हैं, ठीक है, न्यूट्रालाइट का भी आता है, न्यूट्रा केयर कुछ ऐसे करके एक आता है, वो बहुत सारी ब्रांड्स हैं। आप जाओ एक बार, एक सुपरमार्केट में जाओ, एक एक ब्रांड के प्रोडक्ट को उठा करके देखो, उसके पीछे का लेबल पढ़ो, आपको बहुत पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा। जो मैं आपको यहाँ पर वर्बली बता रही हूँ, जो मैं आपकी क्लास में आपको बता रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिकली उसको देखोगे तो आपको ज़्यादा इंसाइट्स मिलेगी, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को जब मैं पढ़ाऊँ, जब मैं बताऊँ, तो मैं उनको कुछ ऐसी भी इंसाइट दूँ कि हाँ आप जा करके खुद से भी देख सकते हो। क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट को हाथ में उठा करके देखोगे और आपने जो कुछ पढ़ा होगा, और जब आप उसको वही सारी स्पेसिफिकेशन आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, तो आप उसको बहुत अच्छे से आपस में रिलेट कर पाओगे। विच इज अ वेरी गुड थिंग कि मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं है, मैंने उसको देखा भी है। क्योंकि इसीलिए हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चीज़ों को समझने में, उनको याद रखने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रोज हम कभी ना कभी दिन में एक बार एक बिस्किट जरूर खा रहे होते, क्यों ना उस बिस्किट के पैकेट को उठा करके देख लिया जाए कि उसके पीछे क्या लिखा है। हम बन खा रहे होते हैं, ब्रेड खा रहे होते हैं, पेस्ट्रीज ले रहे होते हैं, कुछ भी ले रहे होते हैं, हम बेवरेजेस पी रहे होते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। आजकल तो गर्मियाँ है, कितना कुछ आप पीने के लिए है हमारे पास में। पानी की बॉटल ही हम लोग लेकर आते हैं, ठीक है, उसके पीछे भी एक लेबलिंग होती है कि हाँ भाई ये बिस्लरी का वाटर है, इसके ऊपर भी एक अथॉरिटी है जिसने बोला कि हाँ ये पानी शुद्ध है, इसे पी करके आप बीमार नहीं होगे, दिस इज मिनरल वाटर, राइट। तो आपके स्पेशल फीचर्स क्या है, जो सुपर सीड्स होते हैं आपके, ठीक है, जो सुपर सीड्स होते हैं, सॉरी देयर इज एन स्पेलिंग एरर, दिस इज सीड्स। तो सुपर सीड्स जो आपके वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट होते हैं, सुपर सीड्स में आपके जैसे आपका तिल का तेल हो गया, ठीक है, और आपका ग्राउंडनट का ऑयल हो गया, ठीक है, आपका सोयाबीन का ऑयल हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे, ये जो और भी बहुत अलग अलग, फ्लेक्स सीड ऑयल हो गया, ठीक है, फ्लेक्स सीड ऑयल हो गया, कुछ पंपकिन सीड्स का ऑयल हो गया, तो ये सब सुपर सीड्स में आते हैं, ठीक है। तो इनके जो वेजिटेबल ऑयल के प्रोडक्ट्स होते हैं, दिस कम अंडर द कंट्रोल ऑर्डर ऑफ द 1947 एंड द वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी ऑर्डर अंडर द ईयर 1975। तो बेटा इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ईयर्स याद होने चाहिए, आपको ऑर्डर्स याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं और बच्चे इसमें बहुत कुछ गलतियां कर जाते हैं। और ये बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा लॉ है, किस ईयर में पास हुआ, कौन सी कमिटीज है, कौन सी ऑपरेशन कमिटीज है जिनके अंडरटेकिंग वो आता है। दीज आर वेरी स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इनमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, बेसिक बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है, राइट। अब आपका पास में आता है BIS। BIS इज व्हाट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग आता है। तो BIS का सर्टिफिकेशन भी बहुत सारे प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है, वनस्पति पैकेजिंग फॉर द टिन प्लेट्स बेसिकली, ठीक है, जो आपकी टिन प्लेट्स होती हैं उनमें यूज होता है, ठीक है, टिन प्लेट्स के लिए यूज होता है, ठीक है, फॉर द वनस्पति पैकेजिंग। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास में आता है शुगर कंट्रोल ऑर्डर, जो पास आउट हुआ था इन ईयर 1966। दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ शुगर। तो जितने भी रेगुलेट, इनका मेन फंक्शन क्या है, इस बॉडी का क्या फंक्शन है, ये रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चर, क्वालिटी एंड द सेल ऑफ द शुगर। मार्केट में हम शुगर देखते हैं,
चीनी खरीदने जाते हो, कभी राशन की चीनी देखना जो सरकार की तरफ से मिलती है, कभी बहुत मोटी होती है, कभी बहुत बारीक होती है, कभी तो ऐसी होती है जैसे बिल्कुल रेत जैसी है, ठीक है। तो शुगर की भी क्वालिटी होती है, उसकी भी रेटिंग होती है, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो क्वालिटी की शुगर होती है वो तो एक्चुअली में ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही हो रही होती है। बट इसके अलावा अगर आप मार्केट में जाओगे, जो गुड ग्रेड ऑफ शुगर होती है उसकी भी ग्रेडिंग होती है, बारीक वाली है, मोटा दाना है, मीठी कितनी है, शुगर कंटेंट भी मैटर करता है, ठीक है। बहुत मीठा गन्ना होगा तो बहुत मीठी अच्छी शुगर होगी, थोड़ा कम है तो सॉरी कम होगा मीठा, ठीक है। तो ये सारी जो ग्रेडिंग है, दिस इज ऑल बीन रेगुलेटेड बाय दिस अथॉरिटी, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, ये देखते हैं, मैन्युफैक्चर, क्वालिटी एंड द सेल ऑफ द शुगर, ठीक। इनका सारा का सारा मेन फोकस इस पे रहता है। Now coming on to the next slide, that is Export Quality Control and the Inspection Act, जो 1963 में हुआ था। मैंने कल भी बताया था कि इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विद द गुड सीजन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास सारी क्रॉप्स होती है। तो अब हमारे पास जब अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, उसके बाद में कमर्शियल लेवल पर इनकम जनरेट करने के लिए, कैपिटल जनरेट करने के लिए, कंट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीज क्या करती है, हमारे जो अथॉरिटीज है वो एक्सपोर्ट भी करती है, ठीक है। तो जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन का जो एक्ट है वो 1963 में पास हुआ था। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है और एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, 5 रीजनल एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी एंड दिस इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ 50 ऑफिसर्स। तो ये है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन को ऑपरेट करते हैं, ये वो बॉडी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मैंने बताया ना, कॉमर्शियल लेवल पर जब चीजें आ रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का तो ऑब्वियसली आना बनता है, ठीक है। रेगुलेशन क्या है, ये क्या रेगुलेट करती है, दे रेगुलेट द कंपलसरी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। यानी कि अगर सपोज हमारे इंडिया से शुगर है वो बाहर एक्सपोर्ट हो रही, तो यहाँ पर जो आपकी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन में मतलब कि वो देखेंगे कि क्वालिटी वाइज क्या ग्रेडिंग है, क्वालिटी में सबसे बेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ग्रेडिंग क्वालिटी वाइज कहीं पर भी फॉल्स करती है, इफ इट इज फॉलिंग शॉर्ट, तो क्या होगा कि वो शिपमेंट पास ही नहीं हो। और अगर शिपमेंट पास नहीं होगा तो डेफिनेट सी बात है कि जो कंपनी उसको बना रही है उनको लॉसेस में जाना पड़ेगा। तो वहां पर इनका इंपॉर्टेंट रेगुलेशन। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि भाई बाहर की तरफ अगर कंपनी में कुछ जा रहा है, जब शिपमेंट के बाद में वहां पर पहुंचेगा, वो उनके भी एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसके बेसिस पे वो उस प्रोडक्ट को जो एक्सपोर्ट हुआ है उसको चेक करते हैं। अगर वो उनके पैरामीटर्स पर खरा उतरता है तब वो उसको आगे के लिए अपनी कंट्री में अलाउ करेंगे, अदरवाइज वो वहीं से पूरा का पूरा बैच वापस आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सपोर्ट कंट्रोल और इंस्पेक्शन का, कि वहां पे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी साइनिंग अथॉरिटीज होती है, वो रेगुलेट करते हैं कंपलसरी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज की लिस्ट बनाई जाती है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप एक्सपोर्ट कर दोगे। देयर आर सर्टेन कमोडिटी, कंट्री जहां पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या वाकई में उसको उसकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, उसी के बेसिस पे तो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आपके साथ में, बिजनेस कर रहे हैं ना। तो उसके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन सी कमोडिटीज नोटिफाइड होंगी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन से पहले, कि शिपमेंट से भी पहले, शिपमेंट का जो इंस्पेक्शन करेंगे उससे भी पहले हमारे पास लिस्ट आ जानी चाहिए कि अभी आज के दिन में ये सब जाने वाली है कमोडिटी, ये कमोडिटी जाएंगी, इन सब का प्री शिपमेंट हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द वेरियस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इज मॉनिटर। क्वालिटी, मैं बार बार आपको यहाँ पर जो जोर दे रही हूँ वो क्वालिटी पे इसलिए बात कर रहे हैं कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है वहाँ की क्वालिटी जो मेंटेन करा रहा है वो सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर हो रही है, मगर इंटरनेशनल लेवल पे जब हम लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं, हम किसी और कंट्री को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो काम कर रही होती है, और उसके भी अंडर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंस्पेक्शन है का जो एक्ट पास हुआ था 1963 में, ये बेसिकली काम करता है। ये ऑफिसर्स होते हैं, ये सब इस चीज को मॉनिटर करते हैं। अब स्पेशल फीचर्स क्या है, आपको याद होगा मैंने अभी कुछ समय पहले आपको एगमार्क बोला था, ठीक है। सो एगमार्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन एजेंट फॉर द इंस्पेक्शन एंड द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सर्टेन आइटम, कि जो कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको हम बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर एगमार्क का लोगो होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज एन इंडिकेशन, वो हमें ये बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये रिकॉग्नाइज हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर प्रॉपर्ली इंस्पेक्शन है, इसका क्वालिटी कंट्रोल हमने प्रॉपर्ली चेक करा है। वॉलंटरी इंस्पेक्शन एट द रिक्वेस्ट ऑफ फॉरेन बायर्स, वॉलंटरी इंस्पेक्शन एट द रिक्वेस्ट ऑफ फॉरेन बायर्स, कि भाई कोई खरीद रहा है और कोई चाहता है कि भाई आप इसका इंस्पेक्शन करो, तो वॉलंटरी इंस्पेक्शन भी हम कर सकते हैं, कंपलसरी के अलावा वॉलंटरी मैंने आपको बताया था, ठीक है। एंड द एडवाइस ऑफ द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल इज आल्सो कैरीड आउट, कि आपने अपनी तरफ से तो इंस्पेक्शन करके भेजा है, अब वो लोग भी तो अपना देखेंगे ना कि उनके स्टैंडर्ड्स पे, बिकॉज नोबडी, आपको पता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी चलते हैं,
बायोलॉजिकल वॉरफेयर में क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के नाम पर हम लोग कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसा वायरस, ठीक है, वो हम आपका दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है, ठीक है। तो इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो एक इंस्पेक्शन अगर आपके यहाँ से हो गया तो अब ये वॉलंटरी उधर की तरफ से भी होगा कि वो लोग भी इंस्पेक्ट करेंगे, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर जब वो पूरा मैच करेगा देन दे विल अलाउ कि ये पास ऑन होकर के उनकी कंट्री में जाएगा और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर जा करके फिर सेल के लिए अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में आया है इसमें स्टैंडर्ड्स ऑन द वेट्स एंड द मेजर्स एक्ट 1976। भाई कोई भी क्वालिटी, कोई भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसका एक सर्टेन वेट होगा जो आप मेजर करोगे। तो वेट को मेजर करने के लिए भी आपके पास में कुछ स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ टैली होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड ऑन द वेट्स एंड द मेजरमेंट का एक एक्ट आया था विच केम इन द ईयर 1976। तो इसका मोड ऑफ ऑपरेशन कौन करती है? देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड द डायरेक्टोरेट ऑफ द वेट्स एंड मेजर्स, कि भैया तुम्हारे यहाँ जो वेट और मेजरमेंट्स चल रहे हैं क्या वो दूसरी कंट्री में भी एप्लीकेबल है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं SI यूनिट्स। SI यूनिट्स क्या कहती है? ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर चलती है, कि अगर हम इंडिया में वेट को केजी और ग्राम में ले रहे हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल है। तो अगर यहाँ पर मैं 500 ग्राम वे कर रही हूँ तो वो दूसरी कंट्री में भी ग्राम की फॉर्म में होगा, वो 500 ग्राम निकलेगा तो वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट है that is being operated under the two ministry. First is the Ministry of the Food and Civil Supplies and second is the Directorate of the Weight and Measure. इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ कंडीशंस है। जो भी आपका पैकेज प्रोडक्ट होगा उसकी क्वांटिटी आप बताओगे। आप देखना, फिर से मैं बोल रही हूँ, आप देखना आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आपके पास में कोई भी प्रोसेस फूड का होगा, चिप्स का पैकेट होगा, नमकीन का होगा, बिस्किट का होगा, कुछ भी ऐसा होगा, उसके पीछे देखना उसकी क्वांटिटी आपको मेजर करके बताई गई होगी कि कितना है उसमें। 500 ग्राम का है, 250 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, कितने ग्राम का है, ठीक है। आप बॉटल लेकर के आते हो, बॉटल में अगर कुछ भी लिक्विड में है तो वो कितने लीटर में है या कितने ग्राम में। 1 लीटर नहीं लिखते बोल रहा है वो, हमेशा उसमें एक कम रहता है। तो दे ऑफन राइट इट, ऑफन मेंशन इट एज 900 kg। सपोज 1000 लीटर का है तो 900 kg बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका बेसिकली क्या कंसर्न है कि जो आपका ये स्टैंडर्ड ऑन वेट्स की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी डिक्लेरेशन, कि क्वांटिटी जितनी बोली है उतनी है भी या नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड द सेल प्राइस, कितने केजी कितने प्राइस पे आपका मार्केट में सेल आउट हो रहा है। सपोज अगर आपका 1 kg का प्राइस, अगर सपोज मैं कोई दाल की बात करती हूँ, वो 60 रुपीज़ पर केजी है, तो हाफ केजी का पैकेट 30 रुपीज़ पर केजी होगा। और भी कम में जाना है, 250 ग्राम में जाना है तो उस हिसाब से कैलकुलेटेड होगा। तो एज पर द क्वांटिटी आपका जो उसका मेजरमेंट जो रहेगा, जो उसका वेट होगा, उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग होगी, उसके हिसाब से उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लेबलिंग उसकी लगाई जाएगी, ठीक है। स्पेशल फीचर्स क्या है इस स्टैंडर्ड एक्ट के? It provides relief to the weaker section of the society and protecting the consumer in general by guaranteeing the quantity for the amount being paid. मैंने बताया 500 ग्राम का क्या प्राइस है, एक 500 ग्राम का क्या प्राइस है, ठीक है, 1 किलो का क्या प्राइस है, ठीक। तो ये जो प्राइस वहाँ पर मेंशन होते हैं उससे कंज्यूमर को भी एक सेटिस्फैक्शन होता है कि इसका जो वेट है, जिस हिसाब से इसका वेट है उस हिसाब से इसके प्राइस को कैलकुलेट करके लिखा गया है, एंड आई एम पेइंग द राइट अमाउंट टू द राइट प्रोडक्ट। मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। और कहीं पर अगर आपको ऐसा लगता है कुछ गलत हो रहा है तो देयर इज अ कंज्यूमर राइट फॉरम इज देयर, आप वहां जा सकते हैं, अपनी कंप्लेन को रेज कर सकते हैं, रजिस्टर करा, ठीक है। उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। जो भी वेंडर्स है, जो भी डीलर्स है, अगर वो चीज़ वो वहाँ पर टाइप कर रहे हैं या प्रिंट है बट वो एक्चुअली में उतना क्वांटिटी पैकेट में नहीं है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। देन कम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फूड एंड सिविल सप्लाई। इसका रेगुलेशन क्या कहता है? इट इज अ प्रोविजन व्हिच इज मेड एस्टैब्लिशमेंट फॉर द कंज्यूमर काउंसिल। एक कंज्यूमर के हक के लिए बात करी गई थी कि आप जितना पैसा दे रहे हो, जो प्रोडक्ट आपको जितना पैसा लेकर के दिया जा रहा है, क्या वाकई में उसकी क्वांटिटी उतनी है, उतना मेजर करता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये वाला एक्ट बनाया गया था। और अदर अथॉरिटीज के लिए भी अगर कोई कंज्यूमर का किसी बात को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो मैंने आपको बताया कंज्यूमर फोरम इज देयर, आप वहाँ पे कंप्लेन रेज कर सकते हो, आपकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा। और कहीं पर भी अगर डीलर को गिल्टी पाया गया तो उससे फाइन भी लिया जा सकता है
और किसी किसी केसेस में तो इम्प्रिजनमेंट की भी बात हो सकती है, ठीक है। तो जस्ट टू मेक द थिंग फेयर डीलिंग के लिए ये वाला एक्ट लाया गया था। स्पेशल फीचर्स क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कि भैया जो कंज्यूमर है जो वो दे रहा है वो अपनी मेहनत की एक कमाई उठा करके दे रहा है एक प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो ये उसका राइट बनता है कि उसको सही क्वालिटी का सही क्वांटिटी का प्रोडक्ट मिले, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो आया था आपका 1986 में। दिस ऑब्वियसली कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री। इसका मेन फंक्शन क्या है? ये रेगुलेट करता है मैन्युफैक्चर, यूज एंड द स्टोरेज ऑफ द हैजार्डस माइक्रोऑर्गेनिज्म और सब्सटेंसेस और सेल्स व्हिच आर यूज्ड एज फूड स्टफ, ठीक है। ये क्या कहता है? जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे ऐसे बहुत सारे फूड होते हैं जिसपे माइक्रोबियल कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं योगर्ट की बात करूं, चीज की बात करूं, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फंगल कल्चर यूज होगा, ठीक है। कुछ ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं जिनमें उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ फूड प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था सिट्रिक एसिड हो गया, उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर इन सब में इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें क्या है कि ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये इस बात का ध्यान रखेगा, इसका मेन फंक्शन ही यही है कि रेगुलेट करेगा कि जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, यूज कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो, कोई भी ऐसा हैजार्डस माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से अगर आप सपोज उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो तो वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी फूड प्लांट डिस्चार्जिंग वेस्ट इनटू द मेन स्ट्रीम टू ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको हम बोलते हैं एनओसी। एनओसी का काम क्या है? सपोज आपका कोई एक प्लांट है, डेयरी का ही प्लांट है, हमें पता है कि डेयरी एक ऐसा प्रोडक्ट है, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ कम समय में होना एज अ कंटेमिनेंट बहुत आम सी बात है। तो जब वो सब कुछ अपने फिनिश प्रोडक्ट बना करके जो भी वेस्ट है जब वो उसको डिस्चार्ज कर, तो उस वेस्ट को डिस्चार्ज करते हुए उनको ये मेक श्योर करना है कि उसमें कोई भी हार्मफुल या हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो जो भी वेस्ट वहां से रिलीज होगा वो या तो मिट्टी में जाएगा, सॉइल में जाएगा या किसी एडजॉइनिंग वाटर बॉडीज में जाएगा। तो अगर ये ऑलरेडी इसके अंदर माइक्रोबियल लोड बहुत ज्यादा है, वो भी उनका जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो वो अगर वहां पर जाकर के और बाकी वाटर बॉडीज में जाता है या सॉइल में सीप करता है तो कहीं ना कहीं से वो आपको हार्म करेगा। इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पर इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके पास में एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आएगा विच विल बी रिलीज बाय द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंसेक्टिसाइड एक्ट, जो आया था 1968 में। दिस कम्स अंडर द डायरेक्टोरेट ऑफ द प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसका रेगुलेशन क्या है? इसका रेगुलेशन है कि ये बताएगा, ये डिस्क्राइब करेगा सेफ यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। हमें पता है कि आजकल जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन हो जाता है, उसको बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स डालना जरूरी होता है, बट उसकी भी एक परमिसेबल लिमिट है कि आप कितना डाल रहे हो, कि ये ना हो कि आगे जाकर के जो फिनिश प्रोडक्ट है वही आपका इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड से लोडेड हो जाए कि अगर आप उसको कल कंज्यूम करते हो तो इनडायरेक्टली आप अपने फूड में इंसेक्टिसाइड लेकर के आ रहे हो। तो ये जो रेगुलेशन है इसका मेन फंक्शन यही है, इट डिस्क्राइब द सेफ यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड टू इम्पोज कि जो भी रेसिडुअल लेवल है दैट इज नॉट गोइंग टू पोज एनी सॉर्ट ऑफ हार्म और हैजार्ड टू द ह्यूमन। सो जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो हम कंपल्सरी लेजिस्लेशन की बात कर रहे थे, ये लास्ट टॉपिक आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इंसेक्टिसाइड एक्ट के बारे में बताया। मैंने आपको बता रही थी कि जो भी आपकी क्रॉप्स होती है जिनमें भी या जो भी हम इंसेक्टिसाइड यूज करें, इंसेक्टिसाइड को यूज करने का जो मेन पर्पज है वो हमारा यही है कि भाई जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें अगर इंसेक्ट्स का कोई इन्फेस्टेशन होता है तो हम उससे उसको बचा सकते, बट उसकी भी एक परमिसेबल लिमिट है। अगर आप उससे ज्यादा उसका करोगे तो कहीं ना कहीं से क्या होगा, जो रेसिडुअल लेवल पर चीजें निकलेंगी वो हार्म करेंगी, ठीक है। रेसिडुअल लेवल पर यानी कि एक बार आपने यूज कर लिया, अब कहीं ना कहीं से जब वो फ्लो जा रहा है, जो भी वेस्ट जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं से आपके इंसेक्टिसाइड्स आ गए, तो ये इंसेक्टिसाइड्स का जो लेवल है वो इतना होना चाहिए कि ये किसी तरह का हेल्थ हैजार्ड कॉज ना करे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको टॉपिक को आज हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमने मैंडेटरी या कंपल्सरी लेजिस्लेशन की बात करी, हमने फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की बात करी,
हमने मीट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग की बात करी, मिल्क प्रोडक्ट की बात करी, ठीक है, हमने फूड एडल्ट्रेशन की बात करी, उसी के बीच में हमने कुछ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी, इंसेक्टिसाइड प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी, राइट, और हमने स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट की बात करी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करी. सो कंप्लीटिंग ऑल दीज टॉपिक टुडे, आज हम इस लेक्चर को यहीं पर समराइज करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स के बारे में बताऊंगी, जैसे मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस करा था कि कुछ मैंडेट लॉज होते हैं जो आपको कंपलसरी है फॉलो करने, और कुछ वॉलंटरी है. तो हम वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.